ज्योतिष कौन सी है, वैदिक एस्ट्रोलॉजी को माने, लाल किताब को माने, न्यूमरोलॉजी को माने? कहीं ना कहीं ऑडियंस इतनी कंफ्यूज हो चुकी है कि हम ट्रस्ट किस पे करें। देखिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो मेरी ओपिनियन है, मैं अपने ऋषि को फॉलो करता हूँ। जो मेरे को मेरी ऋषि ने दिया है मैं उसको फॉलो करूंगा। तो वैदिक ज्योतिष जो है वो मेरे ऋषि ने दिए, मेरे को लिखा है, शास्त्र ऋषि ने लिख कर दिए हुए हैं। तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी पिलर है किसी भी ऑकल्ट साइंस के अंदर। तो जैसे अभी ये 2025 में ये प्रॉब्लम्स रहेंगी जी, तो 2026 किस तरीके से जाने वाला है? एक कॉन्सेप्ट होता है कि प्लैनेट ना आस्ते आस्ते ग्रो करता है, जब उसकी दशा आती है। तो मुझे लग रहा है 25 में जो सिचुएशन है 26 में वो थोड़ी खराब हो सकती है। ओके। और 26 से खराब 27 भी जा सकता है, और 27 से खराब 28 भी जा सकता है। स्टेलर ज्योतिष अभी आपने बताया एस्ट्रोलॉजी, वो क्या होती है सर? थोड़ा उसे डीप में बताएंगे आप? देखिए, मिस्टर कृष्णमूर्ति एक एस्ट्रोलॉजर थे। उन्होंने एक थ्योरी इंट्रोड्यूस की थी, हम कहते हैं केपी एस्ट्रोलॉजी, कृष्णमूर्ति पद्धति। उन्होंने एक नक्षत्र के एक 9 डिवीजन करके एक सब लॉट इंट्रोड्यूस किया कि आप इसके थ्रू भी एक प्रेडिक्शन दी जा सकती है। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक और नए एपिसोड में। मैं हूं आपकी होस्ट, आपकी दोस्त भारती। तो आज का एपिसोड बहुत खास होने वाला है क्योंकि आज हम बात करेंगे ज्योतिष पर। ज्योतिष पर आज हम टोने टोटके की चर्चा नहीं करेंगे, आज हम डीप में ज्योतिष को जानेंगे। क्या ज्योतिष का इम्पैक्ट हमारी लाइफ में किस तरीके से आता है, ज्योतिष किस तरीके से काम करती है, आपको कैसे ज्योतिष को लेना चाहिए। क्या सच में अगर आपके पास आपका टाइम नहीं है, बर्थ टाइम नहीं है, तो आपको डरना नहीं है, उसके बारे में भी उसे निकाला जा सकता है। किस तरीके से निकाला जाता है ये आज के पॉडकास्ट में आपको पता चलने वाला है। और सबसे बड़ी बात, अगर हमारे पास बहुत सारे ऐसे ग्रह होते हैं जिनसे हम लोग डरते हैं, जैसे शनि है, राहु है, केतु है, क्या इनसे सच में डरना चाहिए? अगर आपकी कुंडली में 7.5 है तो उस टाइम पे हमें कैसे कर्म करने चाहिए, कैसे हमें कर्मों का फल मिलने वाला है? तो आज का एपिसोड बहुत डीपर है, बहुत नॉलेज आपको आज के पॉडकास्ट में मिलने वाली है। और क्योंकि इस पर चर्चा करने के लिए कई साल, मतलब मैं कह सकती हूँ 20 साल का एक्सपीरियंस, और सबसे बड़ी बात रिसर्च है। बहुत सारे चार्टों को उन्होंने, कहते हैं, खदोड़ के देखा हुआ है। और एक तरीके से ऐसी आज आपको इस पॉडकास्ट में नॉलेज मिलने वाली है कि आप सोच नहीं सकते। तो प्लीज़ आपको एंड तक ये पॉडकास्ट देखना है। और सर की बहुत सारी बुक अवेलेबल है और उन्होंने बहुत सारी बुक लिखी हैं आप लोगों के लिए एस्ट्रोलॉजिकल। अभी हमारे साथ हैं एस्ट्रोलॉजर संजीव गडोक सर। तो स्वागत करते हैं सर का। स्वागत है सर आपका। कैसे हैं सर? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो सर, आपको ज्योतिष की तरफ इंटरेस्ट कैसे आया? थोड़ा सा आप अपने बारे में प्लीज बताएं। देखिए, मैं वैसे टेक्निकल बैकग्राउंड से हूँ, और ज्योतिष में जो मुझे लगता है एक क्यूरियोसिटी थी एक पर्टिकुलर टाइम पे, जब कभी आपके लाइफ के इवेंट्स नहीं होते हैं। तो जब मैंने अपना पास आउट किया कॉलेज, तो मेरी जॉब नहीं मिल रही थी जी। तो मेरी मदर एस्ट्रोलॉजर के पास जाती थी और वो चार्ट को देखते थे और कुछ ना कुछ रेमेडी बता देते थे, और मैं रेमेडी परफॉर्म करता था। मेरा काम तब भी नहीं बनता था। तो इस तरह से जब मैं 2-3 बार एस्ट्रोलॉजर के पास गया और 1-2 एस्ट्रोलॉजर हमने चेंज करे और मेरी जॉब नहीं लगी, तो मुझे क्यूरियोसिटी आई कि जब मैं एक इंजीनियरिंग कर सकता हूँ तो मैं इस सब्जेक्ट को क्यों नहीं पढ़ सकता। एक क्यूरियोसिटी बेस पे मैंने इस सब्जेक्ट को कॉलेज के बाद ही मैंने पढ़ना शुरू करा, और अब मुझे ये प्रैक्टिस करते हुए ऑलवेज 19 ईयर्स हो गए हैं एस्ट्रोलॉजी की प्रैक्टिस करते हुए, जिसमें वास्तु भी मैं ज्योतिष पढ़ाता भी हूँ, वैदिक एस्ट्रोलॉजी पढ़ाता हूँ, स्टेलर एस्ट्रोलॉजी पढ़ाता हूँ, भृगुनंदी पढ़ाता हूँ, और वास्तु भी मैं टीच करता हूँ। क्या बात है सर। तो संजीव सर, आपका स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में। सबसे पहला सवाल, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताएं आप कैसे हैं? मैं बहुत अच्छी हूँ। तो हम ना आज वैदिक एस्ट्रोलॉजी पे ही चर्चा करने वाले हैं। पहले मुझे ये जानना है, वैदिक एस्ट्रोलॉजी में कर्मास का बहुत जिक्र होता है जी, कि आपके कर्मों पे सारी चीजें डिपेंड हैं। तो ये कर्म क्या होता है सर? देखिए, कर्म को डिफाइन करना हो तो ज्योतिष का बेस ही नहीं कर्म है बेसिकली। आज जो हम अपनी लाइफ में जो दिनचर्या देख रहे हैं वो पास्ट लाइफ कर्मों से कनेक्टेड है। मैंने जो पास्ट लाइफ में कर्मास किए उसके हिसाब से मेरे को प्लेनेटरी कॉम्बिनेशन मिले, जिसके हिसाब से मैंने एक नेटल चार्ट बनाया और मेरे को ये लाइफ पाथ मिला जी। अब कर्मों के, अब जैसे ज्योतिष के अंदर 3 कार्मिक प्लैनेट है, जिसमें शनि को कार्मिक प्लैनेट बोला जाता है, कर्मों के अधिपति हैं, कर्म कारक बोला गया है। राहु केतु भी कार्मिक प्लैनेट्स हैं, ठीक है। जनी बोला जाता है राहु एक ऑब्सेशन है, जो आपको एक ऑब्सेशन देता है, और राहु कहता है पास्ट लाइफ में नहीं दिया, अब मैं आपको बहुत चीजें देने वाला हूँ। तो राहु जहाँ प्लेस्ड होता है वहां पे कहीं ना कहीं हमारी एनर्जीज बहुत कंज्यूम्ड होती हैं, हम वो चीज चाहते हैं, इच्छा शक्ति हमारी बढ़ जाती है, भूख है ना राहु बेसिकली। और केतु कहता है मैंने पास्ट लाइफ में दिया था, अब नहीं दूंगा। तो हमें स्ट्रगल करना पड़ेगा जब केतु बैठा हुआ है। तो जहां भी केतु बैठा होगा तो आप सोचेंगे व्हेन आई विल गेट, ये कब मिलेगा। और जो राहु बैठा होगा तो बोलेंगे क्यों नहीं मिल रहा मेरे को, एक ऑब्सेशन क्रिएट कर देगा। तो जो पास्ट लाइफ में जो मैंने कर्मा किए
उसके हिसाब से मेरे को एक नेटल चार्ट, मेरा बर्थ इस लाइफ में हुआ और उसी हिसाब से मेरा नेटल चार्ट बना, उसी हिसाब से मेरा दशा की भी जो सीक्वेंस है मेरे को मिली कि इस पर्टिकुलर टाइम पे ये मेरी अचीवमेंट्स मेरे पास्ट लाइफ की कर्मों के हिसाब से मेरे को मिलेगी। ओके तो जैसे मैंने देखा है कि आजकल ना बहुत ज्यादा ज्योतिष पे पॉडकास्ट हो ही रहे हैं जी। तो कहते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण ज्योतिष कौन सी है? वैदिक एस्ट्रोलॉजी को माने, लाल किताब को माने, न्यूमरोलॉजी को माने? कहीं ना कहीं ऑडियंस इतनी कंफ्यूज हो चुकी है कि हम ट्रस्ट किस पे करें? देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो मेरी ओपिनियन है, मैं अपने ऋषि को फॉलो करता हूँ। जो मेरे को मेरी ऋषि ने दिया है मैं उसको फॉलो करूंगा। तो वैदिक ज्योतिष जो है वो मेरे ऋषि ने दिए, मेरे को लिखा है, शास्त्र ऋषि ने लिख कर दिए हुए हैं। तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी बेस है, किसी भी पिलर है किसी भी ऑकल्ट साइंस के अंदर। बाकी फर्दर चीजें जो आप बात कर रही हैं, जो बाकी सब्जेक्ट ज्योतिष के अंदर है, वो तो बाद में इंट्रोड्यूस हुए, मगर सबसे पहला जो महर्षि प्राशर ने जो हमें इंट्रोड्यूस किया वो वैदिक एस्ट्रोलॉजी है और मेरा भी बहुत ज्यादा ट्रस्ट वैदिक एस्ट्रोलॉजी पे है। ओके तो ऐसे ही वैदिक एस्ट्रोलॉजी में जो हमारा चार्ट बनता है उसमें ना बहुत सारे योग और दोष बनते हैं जी। तो कई लोगों का कहना होता है कि अब लोगों ने उन्हें दोष कह दिया है पर वो योग होते हैं, जैसे कि काल सर्प दोष हो गया जी। आज के टाइम पे, पर लोग कहते थे ये योग होता है जी। तो इनके बारे में थोड़ा जानना चाहूंगी। देखिए काल सर्प योग की बात करें या दोष की बात करें तो किसी भी ए ग्रेड टेक्स्ट में इसको डिफाइन नहीं किया गया है। ये कुछ ईयर्स से ये कुछ कॉन्सेप्ट आए हैं और हमने इसको फॉलो करना शुरू किया है। मैं ये नहीं कहता कि ये सब्जेक्ट काम नहीं करता, क्योंकि जब भी राहु केतु के एक्सिस में कुछ प्लैनेट्स आएंगे तो कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस मेरे को देने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि दोनों मैलेफिक प्लैनेट हैं। अब काल सर्प दोष है और एक काल अमृत योग बन जाता है। ठीक है, वो कॉम्बिनेशन देके जाएंगे। अगर राहु के एक्सिस में सारे प्लैनेट्स है तो हमने काल सर्प दोष बोल दिया, नहीं है तो काल अमृत योग बोल दिया। मगर किसी भी ए ग्रेड टेस्ट, अगर आप किसी भी शास्त्र की बात करेंगे, वहां पे किसी तरह का काल सर्प दोष भी कहीं भी मेंशन नहीं किया गया है। बाकी जो हम कॉम्बिनेशंस की बात करें, हाँ देखिए ज्योतिष है क्या, ज्योतिष में एक चीज इंपॉर्टेंट है, PAC बोला जाता है, पोजीशन, एस्पेक्ट एंड कॉम्बिनेशन। प्लैनेट की क्या पोजीशन है हमारे नेटल चार्ट में है, कौन से प्लैनेट्स को देख रहे हैं और कौन से कॉम्बिनेशन बने हुए हैं। तो इससे हम डिफाइन करते हैं कि एक डिग्निटी ऑफ प्लैनेट क्या है। मान लीजिए किसी की पर्टिकुलर टाइम चल रहा है किसी दशा का, तो डिग्निटी देखने के लिए हमें तीन चीजों को देखना पड़ेगा। उसकी हाउस प्लेसमेंट क्या है, उससे कौन से प्लैनेट्स देख रहे हैं और वो किसके साथ कंजक्ट है, क्या योग बना रहा है। तो बेसिकली ये योग भी इंपॉर्टेंट है, पोजीशन ऑफ प्लैनेट्स भी इंपॉर्टेंट है और एस्पेक्ट भी इंपॉर्टेंट है। ओके तो जो लोगों का कहना होता है जब किसी की शादी नहीं हो रही होती तो कहते हैं कि आपकी कुंडली में मांगलिक दोष है जी, तो ये मांगलिक दोष होता है या योग होता है सर? इसका क्या सही से क्या डेफिनेशन है इसका? देखिए पहले मैं बताता हूँ ज्योतिष है क्या, थोड़ा सा फिर हम डिफाइन करेंगे कि हम मंगल क्या रोल प्ले करें। देखिए एस्ट्रोलॉजी इज अ साइंस टू नो प्रॉमिस एंड पोटेंशियल ऑफ अवर लाइफ। ज्योतिष बताता है मुझे लाइफ में क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। ठीक है, तो अगर मेरे चार्ट में प्रॉमिस है किसी के चार्ट में मैरिज का, तो उसकी मैरिज होगी, वो देखा जाएगा दशा से कि कब होगी। अगर प्रॉमिस नहीं है तो मैरिज नहीं होगी, यही ज्योतिष है। जहां तक आप मंगलिक की बात कर रहे हैं, अब किसी भी चार्ट में अगर कहीं कुछ पर्टिकुलर हाउसेस में मंगल बैठ जाता है, उसको हम मंगलिक दोष बोला जाता है। इससे जाने से पहले देखिए मंगल क्या है। मंगल एक विटलिटी है विद इन मी, एक ना करेज है मेरे अंदर। तो बोला जाता है जो लोग मंगलिक है उनमें एक फिजिकल विटलिटी थोड़ी ज्यादा होती है। ठीक, तो इसलिए मंगलिक दोष माना जाता है। मगर मैं कहूंगा कि मंगल तो मंगलिक कार्य कहा जाता है, तो रैदर इसे मंगलिक दोष बोला जाए, इसे मंगलिक योगी बोलना ज्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि मंगल के कुछ मेन देखिए, फर्स्ट हाउस बड़ा इंपॉर्टेंट है मेरे नेटल चार्ट के अंदर जी। मैं खुद हूं, मेरी सेल्फ आइडेंटिटी फर्स्ट हाउस है, वहां मंगल बैठा हुआ है। सेकंड हाउस मेरा कुटुंब है, मेरी फैमिली है, पैसे का है, वहां मंगल बैठ गया तो मंगलिक हो गया। फोर्थ हाउस ऋषि ने बोला सबसे इंपॉर्टेंट है, सुख स्थान है, जो ब्लिस देता है मेरे को, वहां मंगल बैठ गया। सेवंथ हाउस तो मेरा रिलेशनशिप भी है, मैरिज है, वहां अगर मंगल बैठ जाएगा तो मंगलिक हो जाएंगे। आठवां घर क्या है, मैरिड लाइफ है, इन लॉज हैं, मैरिज का सुख है, वहां मंगल बैठ गया तो हम कहते हैं प्रॉब्लम आ जाएगी। या फिर 12th हाउस है, वो बेड प्लेजर देखा जाता है, शयन सुख देखा जाता है, जो मैरिड लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन जब हाउसेस में प्लेसमेंट मंगल की होगी तो कहीं ना कहीं कंसिडर किया गया कि एक नेटिव जो है इंडिविजुअल है मांगलिक है। मगर मुझे लगता है कि क्योंकि बड़ी सारी आजकल जो एक मैच मेकिंग पे भी बात आती है, जो मंगलिक दोष देखा जाता है, अब टेक्स्ट में ये मेंशन तो है, शास्त्र में मेंशन है। अब एक बीइंग ए एस्ट्रोलॉजर मेरे अपने टूल्स हैं, मैं मंगलिक दोष को इतना इंपॉर्टेंस नहीं देखता हूं, क्योंकि मेरे हिसाब से जो ऋषि ने लिखा, जो शास्त्र में लिखा गया है कि मंगलिक दोष आप लगन कुंडली से देखें, आप चंद्र कुंडली से देखें, फिर आप शुक्र कुंडली से देखें, तो अल्टीमेटली हर इंडिविजुअली मंगलिक बन जाएगा।
बिल्कुल। अगर हम लग्न कुंडली से देखेंगे तो देख लीजिए 12 में से 6 ग्रह में मंगल है तो 50% पॉपुलेशन मंगलिक बन जाएगी। फिर मैं चंद्रमा से देखूंगा फिर 50% मिल जाएगी। फिर शुक्र कुंडली से देखूंगा फिर 50%। तो 100 में से 150% मंगलिक कैसे हो सकते हैं? तो मंगलिक कहीं ना कहीं एक, हाँ, मंगल का एक इंपॉर्टेंट है मंगल, क्योंकि मेलेफिक कंसिडर किया जाता है उसको, हालांकि वो सेपरेटिव प्लेनेट नहीं है। तो जहां वो बैठेगा वहां पे सुखों की कमी डेफिनेटली लेकर आ जाएगा, डिपेंडिंग कौन से हाउस में और कौन से साइन में। मगर मंगलिक को जो शास्त्र ने बोला वो मैंने आपको बताया कि 3 तरह से मंगलिक दोष देखना चाहिए। अगर आप लगन कुंडली से देख रहे हैं तो दिक्कत है, हमें चंद्र भी देखना चाहिए और शुक्र भी देखेंगे तो आप देखेंगे मैक्सिमम जो पॉपुलेशन वर्ल्ड की है 90% पॉपुलेशन मंगलिक की मिलेगी आपको। तो आप खुद हम डिसाइड कर सकते हैं हम इस दोष को देखना है या इस योग को बना के देखना है कि नहीं देखना है। ओके, जैसे आपने 12th हाउस की चर्चा की, 12th में मंगल होता है, ऐसे मैंने 12th के लिए या तो मैंने वीडियोस में ही देखा है कि 12th हाउस अगर किसी के में राहु आके बैठ जाता है या शनि तो उसे जेल योग बन जाता है या जेल का यात्रा करनी पड़ती है। तो इसके पीछे का क्या? देखिए, ज्योतिष में एक टूल कभी भी काम नहीं करेगा। राहु 1.5 साल तक एक साइन में रहेगा, एक लगन आपका 2 घंटे तक रहेगा। तो 2 घंटे में जो लगन में राहु आपको 12वें घर में राहु मिला है वो सबको जेल योग कैसे बन जाएगा? तो एक कॉम्बिनेशन ज्योतिष में कभी भी काम नहीं करेगा। फिर जब भी कोई इवेंट लाइफ में होगा 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट, एक तो कॉम्बिनेशन होने चाहिए मेरे नेटल चार्ट में, फिर ट्रांजिट गोचर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, फिर दशा अंतरदशा क्या मिली है। अब राहु तो 12th हाउस में काफी लोगों का होगा, मगर क्या पता उनको वो दशा ही ना मिले जो एक्टिवेट ना कर पाए इस प्लेनेट को। तो एक कॉम्बिनेशन ये कहना कि राहु इन 12th हाउस आपको एस्कॉर्डिंग या जेल देगा, ऐसा मैं तो नहीं मानता इस चीज को। ओके, तो जैसे अब बहुत सारे लोगों को जेल योग बन जाता है, जैसे आपने कहा कि दशाओं पर डिपेंड करता है जी। अगर किसी बच्चे की दशा बचपन में शुक्र की शुरू होती है जी। तो कहते हैं शुक्र की दशा में डिजायर शुरू हो जाते हैं या फिर मेंटल अफेयर वगैरह के लिए भी बातचीत की जाती है। तो एक छोटे से बच्चे को अगर शुक्र की दशा है तो किस तरीके का उस पर प्रभाव आने वाला है? देखिए, अब शुक्र क्या रिजल्ट देगा, एक होता है कि प्लैनेट के सिग्निफिकेशंस क्या है, शुक्र क्या सिग्निफाई करता है। जो आप बात कर रहे हो आपका ना सिग्निफिकेशंस की बात कर रहे हैं कि सुख, ये सुख देगा, मटेरियलिस्टिक चीजें देगा मेरे को। एक मेल के चार्ट में शुक्र, एक फीमेल भी देखा जाएगा। मगर दूसरी बात है ना, वो लॉर्ड कहाँ का है, 12 घरों में कौन से घर का मालिक है शुक्र, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। क्योंकि शुक्र उन दोनों घरों को भी, यानी शुक्र 2 घरों का मालिक है, एक तुला राशि का मालिक है, एक वृष राशि का मालिक है। तो वो कौन सा लगन में कहाँ के हाउसेज हैं, शुक्र कहाँ प्लेस्ड है, तो डेफिनेटली 20 साल के एक्टिवेट कर देगा। मगर ये नहीं है कि 5 साल का बच्चा उसका फेयर हो जाएगा, उसकी लाइफ में वुमन आ जाएगी, ऐसा नहीं हो पाएगा। हमारे सिग्निफिकेशंस और हाउसेज को साथ में लेना चले पड़ेगा, तब हम एनालाइज कर सकते हैं ये दशा इस इंडिविजुअल को, इस नेटिव को क्या रिजल्ट देने वाली है। ओके, तो मतलब सब डिपेंड करता है जो देश काल स्थिति को जिसे हम कहते हैं। तो ऐसे ही बहुत सारे आप भी वीडियोस देखते हैं, मैं भी देखती हूँ, रील हम स्क्रॉल करते हैं, तो रेमेडीज बहुत सारी बताई जाती हैं एस्ट्रोलॉजी का। क्या रेमेडीज सच में सब काम करती हैं हर व्यक्ति पर? देखिए, रेमेडीज ना जो मैं कंसिडर करता हूँ एक फ्री विल है मेरी। देखिए, रेमेडी कभी भी कोई गारंटी वारंटी तो दे नहीं रही है हमारे को कि अगर हम ये रेमेडी परफॉर्म करेंगे तो ये होगा। देखिए, ज्योतिष में ऋषि ने बोला संभावनाएं हैं, प्रेडिक्शन नहीं है। इट्स अ साइंस ऑफ पॉसिबिलिटीज कि क्या संभावना है। तो ज्योतिष को हम प्रेडिक्शन मान रहे हैं। अच्छा, अगर बोले रेमेडी पे अगर आए कि रेमेडी ये काम करेगी, मेरे ख्याल से हर इंडिविजुअल के चार्ट पे डिपेंड करता है कि रेमेडी उसके नेटल चार्ट में इस हिसाब से रेमेडी परफॉर्म करनी चाहिए अकॉर्डिंग टू द शास्त्र। पंचम भाव हमारा पूर्व पुण्य का है। अगर मेरा पूरे पुण्य ही खराब है, मेरी पास्ट लाइफ की कर्माज ही खराब है, तो इस लाइफ में मुझे रेमेडीज कैसे हेल्प करेंगी। मान लीजिए किसी ने एक मर्डर कर दिया तो उसको जेल तो जाना ही पड़ेगा ना। ऐसा तो नहीं मर्डर करके वो कोई एस्ट्रोलॉजी रेमेडी कर दे और बच जाए, ऐसी तो पॉसिबिलिटी नहीं है। ठीक है, तो कर्म को काटने के लिए कर्म तो करना पड़ेगा। रेमेडी जो है एक प्लैनेट की एफिकेसी को ऊपर नीचे कर सकती है। मान लीजिए किसी की इंडिविजुअल की दशा चल रही है, शनि की दशा चल रही है, वो शनि की दशा की रेमेडी परफॉर्म कर रहा है, तो हमें समझ आता है कि वो वीक है तो एक एस्ट्रोलॉजर को गाइड कर सकता है, आप ये थोड़ी सी रेमेडीज कीजिए तो इसकी एफिकेसी बढ़ेगी। मगर ऐसा नहीं है कि सैटर्न ने जो प्लान करा हुआ है वो उसको रिजल्ट ना दे, क्योंकि जो इवेंट जो ज्योतिष में होते हैं वो दशा सिस्टम से तो दिए जाएंगे। अगर मैं दशा सिस्टम को भी ओवरकम कर जाऊं रेमेडी से, फिर तो दशा सिस्टम की वैल्यू खत्म हो जाएगी। तो रेमेडीज एक कोई की गारंटी वारंटी नहीं है, इट्स लाइक अ फ्री विल। हाँ, रेमेडी एक प्लेनेट की एफिकेसी को ऊपर नीचे जरूर करेगा। आपने एक प्लेनेट के बेनिफिट्स लेने हैं, उसको आप एनहेंस कर सकते हैं। अब रेमेडीज ही बहुत तरह की दी जाती है, वो भी नेटल चार्ट पे डिपेंड करता है। मान लीजिए अगर आप पूछते हैं कि जेमस्टोन पहन लिया, मेरे अच्छा प्लेनेट है चार्ट में,
मगर जेमस्टोन तब तक काम नहीं करेगा अगर आपकी मून की प्लेसमेंट खराब होगी तो। क्योंकि मून मेरे ज़ोडिएक चार्ट में सेकंड हाउस में एक्सॉल्टेड, टॉरस में एक्सॉल्टेड हो जाता है। तो अगर सेकंड हाउस मेरा, क्योंकि सेकंड हाउस में ज्वेलरीज का भी है, एक्यूमुलेशन वेल्थ भी है, अगर सेकंड हाउस अफ्लिक्टेड है और चंद्रमा भी खराब है तो जेमस्टोन रेमेडी काम नहीं करेंगी। और दूसरी बात, अगर हम जेमस्टोन एडवाइस कर रहे हैं, ज्योतिष में कॉन्सेप्ट है वैदिक में डिविजनल चार्ट्स का, अब ये भी देखना पड़ेगा कि दूसरे डिविजनल चार्ट्स में वो प्लैनेट कहाँ बैठा हुआ है। मान लीजिए वो अच्छे हाउसेस में नहीं बैठा हुआ तो जेमस्टोन लगन कुंडली में तो आपने देख लिया, मगर मान लीजिए आपने दशमांश कुंडली जो देखी जाती है कैरियर के लिए, वहां वेल प्लेस नहीं है वो प्लैनेट, तो वो जेमस्टोन आपके कैरियर में दिक्कत देना शुरू कर देगा। तो कुछ रेमेडीज को परफॉर्म करने से पहले एक स्किल्ड एस्ट्रोलॉजर, एक लर्नड एस्ट्रोलॉजर से पता करना चाहिए कि कौन सी रेमेडी उनको सूट करती है। मंत्र चैंटिंग आपको सूट करेगा, मंत्र चैंटिंग सबको सूट नहीं करती है। मगर आजकल एक हमारे को आइडिया है कि हमने गूगल से एक मंत्र लिया, हमने चैंट करना शुरू कर दिया, वो एडवर्स रिजल्ट दे जाएगा आपको। दान देना चाहिए, मान ली 12th हाउस में प्लैनेट है तो मेरा क्या है, वो गुरु का स्थान है, आप दान दे सकते हैं किसी गुरु के स्थान पे जो 12th हाउस में प्लैनेट है। 8th हाउस में प्लैनेट प्लेस है, दान दीजिए, क्या है वो शमशान घाट है, क्रिमेशन ग्राउंड में दान दे दीजिए। तो चैरिटी तो हमारे वैदिक में बोला गया है, तो मैं ऐसे रेमेडी कंसिडर नहीं करूंगा, मैं इसे रिलीजन कंसिडर करूंगा कि मेरे रिलीजन में इस बात को बोला गया है। बाकी रेमेडीज का मैंने कॉन्सेप्ट बताया, एक प्लैनेट की एफिकेसी को ऊपर नीचे करने के लिए रेमेडीज परफॉर्म की जाती हैं। किसी इवेंट को क्रिएट करने के लिए रेमेडी परफॉर्म नहीं करेगी अगर उस इवेंट का प्रॉमिस आपके चार्ट में नहीं है। तो जैसे आज के बस वही है कि सवाल आते आते वही होता है कि कैसे पूछा जाए। सबसे जो आज की युवा पीढ़ी है जी, वो आपको देख रही है, बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स को देख रही है जी, कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो जाती है कि हम किस पे ट्रस्ट करें जी, एक्चुअल नॉलेज हमें कौन दे रहा है, किधर जाएं। एक तो उनका ट्रस्ट भी कम होता जा रहा है क्योंकि नॉलेज डिफरेंट तरीके से आ रही है। तो इन लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे, कैसे ट्रस्ट करें हम आज की युवा पीढ़ी? देखिए, पहले तो ये जानना बहुत जरूरी है कि एस्ट्रोलॉजी क्यों, वाई एस्ट्रोलॉजी। कोई सोचता है कि मैं एस्ट्रोलॉजी के पास क्यों जाऊं। देखिए, एस्ट्रोलॉजी में एक लाइफ पाथ बताती है, मैंने बताया ये प्रॉमिस एंड पोटेंशियल कि मेरी लाइफ में ये होगा और ये नहीं होगा, ज्योतिष बता देगा। तो एक सबसे अच्छा जरिया है जानने का। हम एक फोर्स ही कर सकते हैं अपने लाइफ को, इवेंट्स को। मान लीजिए किसी के नेटल चार्ट में, हॉरोस्कोप में मैरिज के कॉम्बिनेशन नहीं है, प्रॉमिस नहीं है, तो आप उसको एक गाइड तो कर सकते हैं कि आप एक अलग तरीके से अपने लाइफ को प्लान कीजिए। आपको प्रॉमिस नहीं है मैरिज का, आप मैरिज नहीं होगी। कोई चाइल्ड बर्थ के लिए आता है, आप देखते हैं चाइल्ड बर्थ नहीं है, प्रॉमिस नहीं है, आप उसको अडॉप्शन के लिए बोल सकते हैं। मान लीजिए कोई जॉब के लिए स्ट्रगल कर रहा है मगर उसके चार्ट में प्रॉमिस बिजनेस का है, आप उसको बिजनेस के लिए गाइड कर सकते हैं। कुछ लोग स्ट्रगल कर रहे होते हैं अपनी लाइफ में, मान लीजिए किसी का 4th हाउस अफ्लिक्टेड है तो बहुत प्लेस स्ट्रगल करते हैं ऐसे लोग। अगर कॉम्बिनेशन फॉरेन लैंड के है तो आप उन्हें गाइड कर सकते हैं, आपको यहाँ पे रहने की जरूरत नहीं है अपने बर्थ प्लेस में, आप बाहर जाके सक्सेस मिलेगी। तो हमने एक इंडिविजुअल को एक एडवाइस करा कि दिस इज अ पाथ, ये पाथ आपको फॉलो करोगे तो आपको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। हमने किस्मत को या डेस्टिनी को बदलने की बात नहीं करी कहीं पे कि हम आपकी डेस्टिनी बदल रहे हैं। हमने कहा मेरे को पाथ, एक गाइडेंस दे रहे हैं आपको, पर्पसली बता रहे हैं कि आप क्या पर्पस है, क्यों आए हो आप इस दुनिया में, क्या करने के लिए आए हो। कईयों की क्यूरियोसिटी होती है कि हमारा पर्पस क्या है लाइफ का, क्या कर्मा पेंडिंग रह गए थे हमारे। मान लीजिए आपके किसी की मैरिड लाइफ खराब है तो हो सकता है उसके कर्मा उसके पार्टनर के लिए पेंडिंग था पास्ट लाइफ से। तो ये हम जज कर सकते हैं ज्योतिष से, और ये एडवांस में ही बताया जा सकता है नेटल चार्ट देख के, हॉरोस्कोप देख के, कि आपके कर्मा इस इंडिविजुअल के लिए पेंडिंग है, आपको इस पे फोकस करना है और आपकी सोल का पर्पस ही यही है, इसके लिए आपको इस इंडिविजुअल के लिए काम करना है। तो वो फोकस करेगा उन चीजों को। भी आपके कर्मा आपकी मदर के लिए है। अगर हमने बताया कि हाँ भी आपके लगता है कि पेंडिंग कर्मा मदर से कनेक्टेड है, सर्व योर मदर, मदर का ध्यान रखिए आप। इससे भी रेमेडी क्या है, इंस्टेड ऑफ डूइंग चंद्रमा की रेमेडी आप परफॉर्म करेंगे, अगर आप मदर का ध्यान रख रहे हैं तो कहीं ना कहीं चंद्रमा की रेमेडी ऑटोमेटिक हो ही गई। तो ज्योतिष एक पाथ की बात करता है, एक गाइडलाइंस है कि हमें क्या लाइफ में मिलेगा, हमारी क्या अचीवमेंट्स होगी, एंड डू एंड डोंट्स हैं कि आप ये करेंगे तो बेनिफिट नहीं होगा। मान लीजिए किसी ने पूछा कि मैं ये कैरियर करना चाह रहा हूँ, ये शुरू करना चाहता हूँ, ये बिजनेस शुरू करना चाहता हूँ, और हमने सजेस्ट किया कि ये पर्टिकुलर बिजनेस आपको बेनिफिट नहीं देगा, तो हम इसे गाइड कर सकते हैं कि भैया आपको ये काम नहीं करेगा आपके लिए, तो आपको थोड़ा डिफरेंट, या उसको एडवाइस किया जा सकता है कि ये दीज आर द सेगमेंट्स, ये कुछ ऐसे प्रोफाइल हैं जो आपको सूट करते हैं, तो आप उस टाइप का बिजनेस करेंगे। तो मेरे ख्याल से एक हेल्दी आप एक गाइडेंस दे रहे हैं किसी को, और इस गाइडेंस से कहीं ना कहीं हम लॉसेस से या मिसफॉर्चून से बच सकते हैं। ओके, तो जैसे अभी
जब भी किसी बच्चे का बर्थ होता है तो एक साथ ट्विंस पैदा होते हैं, जी। क्या उन दोनों बच्चों की लाइफ सेम रहेगी या डिफरेंस होते हैं सर? देखिए, डेस्टिनी हर इंसान की डिफरेंट है। बोला जाता है कि हाथ की लकीरें भी इतने हाथ हैं दुनिया में, अगर हम लेके चले तो मोर देन 800 करोड़ की पॉपुलेशन है पूरे वर्ल्ड की, तो हर एक की हाथ की लकीरें भी डिफरेंट है, तो हर एक का नेटल चार्ट भी डिफरेंट है। मगर यहाँ पे जो आपने बोला कि अगर मान लीजिए ट्विंस हैं, अगर वो क्योंकि देखिए जो एक नेटल चार्ट है वो 2 घंटे तक रहने वाला है, ठीक है, 120 मिनट रहेगा। तो मान लीजिए अगर कुछ डिग्री आगे चला भी गया है हमारा चंद्रमा, फिर भी आधा एक घंटे में कभी कभी नेटल चार्ट चेंज नहीं होता है, तो कभी कभी 1 सेकंड में भी चेंज हो सकता है जी। मगर अगर आप जो आपका क्वेश्चन है कि हाँ डेस्टिनी डिफरेंट होगी, क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी में डिविजनल चार्ट्स जो है वो 2 मिनट में भी बदल जाते हैं, जो हायर डिविजनल चार्ट्स हैं। ओके। जो हायर डिविजनल चार्ट्स हम D60 की बात करेंगे वो 2 मिनट में बदल जाएगा। आप D81 की बात करेंगे वो कुछ सेकंड में बदल जाएगा। तो अगर हम कैपेबल है एस्ट्रोलॉजर उस चीज को रीड करने का, तो हम एक प्रेडिक्टिव चीज बता सकते हैं। ये मैं वैदिक से बात कर रहा हूँ। हाँ, स्टेलर एस्ट्रोलॉजी में हम ज्यादा रिफाइन कर सकते हैं चीजों को, जैसे थ्योरी है, नक्षत्र थ्योरी है, आपने सुना होगा केपी थ्योरी है या कस्पल इंटरलिंक है, वो हम 4SL थ्योरी पे काम कर रहे हैं, तो मिली सेकेंड में टाइम को रिफाइन कर रहे हैं। अब मान लीजिए कोई भी ट्विन होगा तो मिली सेकेंड तो कभी भी किसी के सेम नहीं हो सकते। 5 मिनट का अगर सर्जरी भी किसी की सर्जरी का तो भी अगर बच्चा आ रहा है तो वो भी 5, 7, 10 मिनट का फर्क तो होगा ही होगा। आराम से। तो डेफिनेटली तो मिली सेकेंड चेंज हो जाएंगे, तो कहीं ना कहीं वो डेस्टिनी उनकी बदल जाएगी। ओके, स्टेलर ज्योतिष अभी आपने बताया एस्ट्रोलॉजी, वो क्या होती है सर, थोड़ा उसे डीप में बताएंगे आप? देखिए, मिस्टर कृष्णमूर्ति एक एस्ट्रोलॉजर थे, उन्होंने एक थ्योरी इंट्रोड्यूस की थी, हम कहते हैं केपी एस्ट्रोलॉजी, कृष्णमूर्ति पद्धति। उन्होंने एक नक्षत्र के एक 9 डिवीजन करके एक सबलॉट इंट्रोड्यूस किया कि आप इसके थ्रू भी एक प्रेडिक्शन दी जा सकती है। और जब इससे प्रेडिक्शन देनी शुरू की तो काफी इवेंट फाइंडिंग के लिए बड़ा बेनिफिट मिला कि कौन सा इवेंट कब होगा। कभी कभी हम ज्योतिष में देख नहीं पाते, मान ली किसी की दशा चल रही है जुपिटर की, तो हम देखेंगे जुपिटर कहाँ प्लेस्ड है, जुपिटर कहाँ के हाउसेस का लॉर्ड है, जुपिटर को कौन से प्लैनेट देख रहे हैं, जुपिटर कहाँ का नक्षत्र कौन से नक्षत्र में है, जुपिटर नवमांश में कहाँ पर है। तो वैदिक में पूरा मिला के हमें जोड़ना पड़ेगा कि हाँ जुपिटर ये रिजल्ट देगा। मगर जब हम केपी एस्ट्रोलॉजी में जाएंगे तो कहेगा कि केपी ने नक्षत्र के देने रिजल्ट, नक्षत्र कौन कौन से हाउसेस को रूल करता है और सबलॉट कौन से हाउसेस को कमिट करता है। तो वो बड़ा इजीली हो गया आइडेंटिफाई करना कि कौन सा इवेंट कब होगा। मगर फर्दर जो कुछ चीजें इंट्रोड्यूस हुई, जैसे हम एक मैंने आपसे बोला कस्पल इंटरलिंक थ्योरी, उसमें हमने सबलॉट के भी 9 डिवीजन कर दिए। जैसे पहले नक्षत्र के 9 डिवीजन हुए, हमने सबलॉट के भी 9 डिवीजन करके सबलॉट बना दिया। सबलॉट जी, सबलॉट में क्या दिक्कत है? मान लीजिए किसी का लगन का जो सबलॉट है वो वीनस है, वो 10 मिनट तक नहीं बदलेगा। मान लीजिए 10 मिनट में जो बच्चे पैदा होंगे उनका जो सबलॉट है वीनस ही रहने वाला है, मगर हर एक की डेस्टिनी तो डिफरेंट है। बिल्कुल। हमने उस सबलॉट के भी 9 डिवीजन कर दिए। अब वो जब 10 मिनट वीनस रहेगा वो कहीं ना कहीं 2-3 मिनट में आ गया, वो चेंज होगा। अब आप कह सकते हैं कि अगर 3.5 सेकंड में बच्चा पैदा हो रहा है तो 3 मिनट में काफी बच्चे पैदा होंगे जिनकी लाइफ की जो डेस्टिनी डिफरेंट होने वाली है। हमने क्या किया, सब लॉर्ड के भी 9 डिवीजन कर दिए, जिसे हम 4SL थ्योरी कहते हैं। उसमें थोड़ा प्रिसाइसली हम निकाल सकते हैं कि किस इंडिविजुअल की लाइफ में क्या इवेंट होने वाले हैं। जहां पे ट्विन के केसेस हैं, जहां ट्विन बच्चे एक घर में हो रहे हैं और सबकी डेस्टिनी अलग बताई जा रही है, तो उसमें, और ये बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन में बड़ा एक सटीक सा एक प्रोसीजर है, हालांकि थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग मैटर है कस्पल इंटरलिंक में किसी का रेक्टिफाई करना, मिली सेकेंड तक लाना, मगर इसमें एक प्रिसाइसली आपको टाइम मिल जाएगा मिली सेकेंड में कि इस टाइम पे इस इंडिविजुअल का बर्थ हुआ। ओके, मतलब काफी डीप में जाके इसका करना पड़ता है। जी, क्योंकि वैदिक में देखिए एस्ट्रोलॉजर कोई चार्ट रीडिंग के लिए आता है, वो लगन की डिग्री देख लेगा। मान लीजिए लगन की डिग्री, मान लीजिए 15 दिन के लगन, उसे पता लगन तो 1 घंटे में बदलेगा नहीं, उसे कॉन्फिडेंस आ जाएगा ये चार्ट ठीक है। जो एस्ट्रोलॉजर नमांश देखना चाहता है, डिविजनल चार्ट, तो नमांश भी देख लेगा, वो 2-3 क्वेश्चन पूछ कर नमांश को भी देन एंड देयर उसको सेट कर सकते हैं। मगर किसी का लगन अगर मान लीजिए 0.1 डिग्री का है, इसे हम कहते हैं स्टेट ऑफ इन्फेंसी का लगन है, या तो 29 डिग्री का लगन है, जो क्योंकि 1 डिग्री 4 मिनट की है तो 4 डिग्री में लगन बदल जाएगा जी। तो अगर 4 मिनट पहले 4 मिनट बाद का बर्थ है तो उसका लगन ही अगर राइजिंग साइन ही बदल गया तो प्रेडिक्शन कैसे करेंगे। तो सबसे पहले एक एस्ट्रोलॉजर की ड्यूटी है, वो ये देखेगा ये जो चार्ट है वो करेक्ट भी है कि नहीं है। हम कहां शक हो जाएंगे, कहां फंस जाएंगे, जहां स्टेट ऑफ इन्फेंसी की डिग्री का लगन मिल जाएगा हमारे को, फिर हमें उसके कैरेक्टरिस्टिक्स से जानना पड़ेगा। तो हम लगन, मान लीजिए किसी का कैंसर एसेंडेंट आ रहा है मगर वो लियो पे जा रहा है जी। तो कैंसर तो इमोशनल पर्सन है, हम पूछ सकते हैं आप इमोशनल हो। लियो है तो क्या है, लियो एक फायरी साइन है, एग्रेशन की बात करता है, डोमिनेंस की बात करता है।
कुछ बेसिक क्वेश्चन पूछ के आप एक इंडिविजुअल से तो उस लगन को तो सेट कर देंगे, मगर एक्यूरेट टाइम तब भी हम नहीं निकाल पाएंगे। उस वहां तक हम एक्यूरेसी में हम क्या करेंगे, हम लगन से ही सारी प्रेडिक्शन देने की कोशिश करेंगे। लगन कुंडली से प्रेडिक्शन दी जा सकती है, इसमें कोई डाउट नहीं है, मगर प्रिसाइसली कई लोग चाहते हैं कि हमें बर्थ टाइम ही नहीं पता है, कैसे निकाला जाए। तो वैदिक का तरीका जो फॉलो करता हूं, मैं पहले वैदिक से करता हूं, फिर एक कॉन्सेप्ट है भृगु चक्र पद्धति, जो हम एक इवेंट फाइंड करते हैं, फिर मैं कस्पल इंटरलिंक लगाता हूं। तो मुझे इसमें टाइम लगता है, मैं 10 से 15 दिन लेता हूं बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन करने के लिए। तो एक प्रिसाइज टाइम, एक मिली सेकेंड का टाइम हम एक इंडिविजुअल को प्रोवाइड कर सकते हैं। ओके, क्योंकि आजकल बहुत सारे लोगों के, जैसे अभी आपने कहा कि टाइम पता ही नहीं होता है किस टाइम बर्थ हुआ है जी, सिर्फ आपको ये पता होता है कि हमारी डेट ये है, मंथ ये है और ईयर ये है जी। तो उस टाइम पे किस तरीके से, जैसे आपने कसफल के द्वारा आप निकाल देते जी, तो क्या हर एक एस्ट्रोलॉजर इस तरीके से निकालता है? हाँ, देखिए वैदिक में ना एक ग्रंथ में एक चैप्टर है नष्ट जातिका का, नष्ट जातिका, जिसके पास डिटेल्स नहीं है, उसका एक पैटर्न है उसको निकालने का। इवन इसे लेंथी पैटर्न, मगर इस केस में भी एक बर्थ चार्ट बनाया जा सकता है। सेकंड, हमारा एक ऑप्शन हॉरारी एस्ट्रोलॉजी का है, प्रश्न कुंडली का है। मान लीजिए आपके एक स्पेसिफिक क्वेश्चन के लिए आप किसी आए हैं, तो हमें नेटल चार्ट नहीं है, आपने कहा मेरे डिटेल नहीं पता है, तो हम उस प्रश्न कुंडली से भी आपको रीडिंग दी जा सकती है। हॉरारी का कॉन्सेप्ट ही तो यही है। बेसिकली जब मैं रीडिंग देता हूं, मैं नेटल चार्ट के साथ प्रश्न कुंडली भी कास्ट करता हूं, क्योंकि वो प्रेजेंट लाइफ कर्मों की बात कर रहा है। नेटल चार्ट तो पास्ट लाइफ कर्मों की बात कर रहा है कि आपने पास्ट लाइफ में कर्म किया था, उस हिसाब से प्लैनेटरी कॉन्फ़िगरेशन आपको इस लाइफ में मिल गई। मगर प्रेजेंट लाइफ में आप क्या कर रही हैं, आपने अभी तक क्या अचीवमेंट्स है, कौन सा प्लैनेट अफ्लिक्टेड है। अगर हम रेमेडी की भी बात करें, जो सो कॉल्ड रेमेडी बात की जाती है ज्योतिष के अंदर, तो वो देखा जा सकता है कि प्रेजेंट लाइफ में नेटिव से क्या मिस्टेक्स हो रही हैं। और मान लीजिए एक स्पेसिफिक क्वेश्चन किसी का मैरिज का है, तो हॉरारी एस्ट्रोलॉजी यानी प्रश्न कुंडली से इसको बिल्कुल परफेक्ट रीडिंग दी जा सकती है कि आपकी मैरिज होगी या नहीं होगी, होगी तो कब होगी। ओके, जो आपने प्रश्न कुंडली की बात की है, तो अगर किसी, आजकल लोगों के बहुत सारे प्रश्न होते हैं कि मेरे घर पे चोरी हो गई, मेरा ये हो गया, तो क्या उसका भी सटीक आंसर मिल सकता है? देखिए, जो चोरी और थेफ्ट के जो क्वेश्चंस हैं, जो इस तरह क्वेश्चन है, कभी भी आपके नेटल चार्ट से बताए ही नहीं जा सकते। नेटल से नहीं, पर प्रश्न वो प्रश्न कुंडली से बताए जा सकते हैं। तो क्या सटीकता निकलती है उसमें? देखिए, अब मैंने कहा, आपको पहले ही बोला कि इट्स साइंस ऑफ पॉसिबिलिटीज। मैं प्रेडिक्शन तो लेके नहीं चल रहा, हम आज प्रेडिक्शन की बात कर रहे हैं कि एस्ट्रोलॉजी प्रेडिक्टिव है, बट ऋषि, मैं ऋषि को फॉलो कर रहा हूँ। हालांकि मैं जो कस्पल की बात कर रहा हूँ, कस्पल में तो मैं डे एंड मंथ भी निकाल के दे सकते हैं, इवेंट इस टाइम पे होगा, मगर हम इससे ऐसे लेके चलते हैं कि हम एक पॉसिबिलिटीज की बात कर रहे हैं। मगर आपको मालूम चल जाएगा कि ये चीज आपको मिलेगी या नहीं मिलेगी। आपको यस और नो जानना है, मिलेगी तो कहाँ मिलेगी, डायरेक्शन बताई जा सकती है। अच्छा, वो चीज आपके घर से बाहर जा चुकी है, ये मालूम चल जाएगा। जो चोर लेकर गया है वो मेल है फीमेल है, ये मालूम चल जाएगा। उसने वो जाके बेच दिए, ये भी मालूम चल जाएगा। तो इससे आपको क्या चाहिए जानने के लिए? आप तो ये जानना चाहते हैं कि मेरी चीज गुमी है, मिलेगी कि नहीं मिलेगी। और हम तो फर्दर भी आगे जा सकते हैं। तो प्रश्न कुंडली कहीं ना कहीं हमें हर चीज के आंसर दे देती है। ओके, काफी अच्छी है। तो ऐसे ही आपके पास बहुत सारे लोग आते हैं, आपके जो क्लाइंट्स हैं, जो भी सर्विसेज लेने आते हैं, तो कॉमन क्वेश्चंस उनके क्या होते हैं? एज एस्ट्रोलॉजर प्लीज आप हमें बताएं। देखिए, अगर आप इंडिया की बात करें, इंडिया में तो फिक्स क्वेश्चंस हैं। हमारे कुछ 6-7 क्वेश्चन हैं, इंडियंस के ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है। आजकल जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, डेफिनेटली रिसेशन है तो कहने की जॉब से या काम से रिलेटेड क्वेश्चन है। मैरिज का एक क्वेश्चन बड़ा प्रोमिनेंट होता है, कभी बच्चों की मैरिज नहीं होती है तो वो पेरेंट्स आते हैं, खुद आते हैं, मैरिज का क्वेश्चन है। चाइल्ड बर्थ का क्वेश्चन रहता है। फिर बिजनेस जॉब तो मैंने बताया। फिर हेल्थ इश्यूज हैं कि हेल्थ रिकवर होगी कि नहीं होगी, नहीं हो रही है, या प्रॉपर्टी है। तो गिने चुने 5-6 क्वेश्चन से इंडियन के पास है। मगर अगर आप ज्योतिष की बात करें, अगर मैं फॉरेन क्लाइंट्स की बात करूं, उनके क्वेश्चन हमारे से थोड़े डिफरेंट है, क्योंकि उनकी अचीवमेंट्स ना हमारे से बहुत पहले हो जाती हैं कुछ इवेंट्स की। अगर आप यहाँ मैरिज का क्वेश्चन पूछ रही हैं, वो मैरिज का क्वेश्चन नहीं पूछेगा, वो रिलेशनशिप की बात करेगा। क्योंकि मैरिज की तो डेफिनेशन नहीं है आज की दुनिया में। आप बताएं ना, मैरिज की क्या डेफिनेशन है? अगर लिविंग रिलेशनशिप भी आज के दिन में लीगल है, तो मैरिज कहाँ स्टैंड करती है आज की डेट में? तो मैरिज तो नहीं। तो उनका क्वेश्चन होगा रिलेशनशिप सस्टेन करेगा नहीं करेगा, बड़ा स्पेसिफिक क्वेश्चन है। फिर कहीं उनके अलग क्वेश्चन है कि पर्पस है, हम क्यों आए हैं। देखिए, ज्योतिष क्या बता रहा है? ज्योतिष आपके लाइफ पैटर्न को बता रहा है। मेरे को क्यूरियोसिटी है, जैसे मैंने जब ज्योतिष में पढ़ना शुरू किया, मेरी क्या क्यूरियोसिटी थी कि क्यों हो रहा है मेरे साथ ऐसे, वाई विद मी, वही ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ। मैंने ग्रेजुएशन भी कर ली, मैंने इंजीनियरिंग भी कर ली, मगर मेरे को जॉब क्यों नहीं मिल रही है, ऐसा क्या है। अब जब हम जाते थे एस्ट्रोलॉजी, तो तरह तरह की बात, वो रेमेडी पे आ जाते थे
ठीक है, अब किसी की राहु की दशा चल रही है तो नारियल की रेमेडी करवाएगा, डिफरेंट, मैं कंट्रोवर्सी हो जाएगा उसमें, उस पर बात नहीं करता, मगर जनरली वो इवेंट कब होगा ये तो ज्योतिष है ना बेसिकली, राइट, ठीक है ना। मगर हमारे इंडियंस के क्वेश्चन, और जो अगर वर्ल्ड वाइड जो डिफरेंट जो लोग हैं जो बाहर फॉरेन में हैं, उनके क्वेश्चन थोड़े डिफरेंट है। वो जानना चाहते हैं व्हाई आई एम हियर, लिबरेशन है, मोक्ष मिलेगा मेरे को। इंडिया में कितने लोग चाहते हैं मोक्ष लेना? हमारा मटीरियलिस्टिक चीजों में ही इतना ध्यान है कि हम मोक्ष की बात सोचते नहीं है। और मोक्ष कहने की बात है, कोई चॉकलेट तो है नहीं मार्केट से जाके ले आऊंगा, तो इसलिए, मगर वो उनके क्वेश्चन होते हैं ना, हाउ टू प्रोसीड विद इट। मुझे लिबरेशन चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए? मुझे साधना करनी चाहिए, मुझे मंत्र चैंटिंग करनी चाहिए, मुझे दुनिया को सर्विस परफॉर्म करनी चाहिए, या मुझे किसी भी डीटी को फेमस बनाना चाहिए। प्रहार बोला जाता है कि उसको उसके गुणगान गाएं। तो डिफरेंट तरीके से ऐसे चार्ट से बताया जा सकता है कि आपको लिबरेशन चाहिए तो आप इस बात को फॉलो करेंगे तो आपको लिबरेशन मिल जाएगा। आप साधना कर लीजिए, साधना 8वां घर है, मान लीजिए 8वां घर प्रोमिनेंट उसका एक्टिवेट है, हम साधना की बात कर सकते हैं, आप साधना कीजिए, आप जो चाह रहे आपको मिल जाएगा। 5th हाउस अच्छा है, बात करता है तो मंत्र चैंटिंग की बात, क्योंकि 5वां भाव मंत्र भी है, तो मंत्र, मगर मंत्र तो हमें गुरु से लेना चाहिए। एस्ट्रोलॉजर आजकल मंत्र दे रहे हैं, वो भी गलत है, क्योंकि मंत्र इनिशिएटिव होना चाहिए, तो गुरु मंत्र देगा तो इनिशिएटेड मंत्र देगा। हम गूगल से निकालेंगे या किसी एस्ट्रोलॉजर से मंत्र पूछेंगे तो वो कहीं ना कहीं गलत है। हाँ, ग्रह के मंत्र दे सकता है एस्ट्रोलॉजर, मगर वैदिक मंत्र जो है वो कहीं ना कहीं आपको गुरु से ही लेने चाहिए। तो ये किस तरह से आप लिबरेशन तक पहुंचेंगे, मोक्ष तक पहुंचेंगे, उसका पैटर्न हम एक नेटल चार्ट से बता सकते हैं। कोई एग्जाम्पल आप दे सकते हैं कि अगर कोई मोक्ष के लिए आपके पास एक क्वेश्चन आया है तो चार्ट में वो कौन से कॉम्बिनेशन होते हैं जिसके द्वारा मोक्ष की तरफ आप जा सकते हैं? देखिए, मोक्ष में जो सबसे पहली चीज आती है प्लैनेट की, आती है केतु। केतु को मोक्ष कारक बोला गया है। केतु चीजों को काटता है, एग्जिट करता है। जब हम दुनिया से जन्म मरण से एग्जिट करेंगे तभी तो लिबरेशन मिलेगा। तो जनरल बोला जाता है केतु इन 12th हाउस गिव यू मोक्ष, मगर ऐसा होता नहीं। कई लोगों के केतु 12वें घर का मोक्ष तो ना मिल जाएगा। फिर बोला जाता है केतु जब वॉटरी साइन के अंदर है, यानी कैंसर में, स्कॉर्पियो या पाइसेस में है, तो वहां पे केतु अच्छा परफॉर्मेंस दे देता है, मगर हमें कहीं ना कहीं इसमें नवमांश भी देखना पड़ेगा। नवमांश में वो कॉम्बिनेशन होने चाहिए, प्रोमिनेंट कॉम्बिनेशन होने चाहिए कि हमें मोक्ष मिलेगा कि नहीं मिलेगा। फिर दशा सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, बिना दशा के ज्योतिष अधूरा है। दशा अगर मेरे को मिल गई, मान लीजिए इस तरह की जो एक मटेरियलिस्ट चीजों की बात कर रहा है, वो 10th हाउस से रिलेटेड है, 11th हाउस से रिलेटेड है, तो मुझे मोक्ष को दशा देगी नहीं। तो कहीं ना कहीं 12th हाउस से रिलेटेड, आर्थिक घर से रिलेटेड दशा भी मिलनी चाहिए, ट्रांजिट भी एक्टिवेट करना चाहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट है मेरे को मेंटर गुरु मिलना चाहिए, क्योंकि गुरु बिना तो गति नहीं है। तो कहीं ना कहीं 9th हाउस मेरा प्रोमिनेंट एक्टिवेट हो, अच्छा हो, तभी तो गुरु लाइफ में आएगा। अब कई लोग बोलते गुरु लाइफ में आता तो 9th हाउस एक्टिवेट हो जाता है हमारा। तो कितनी सारी चीजें हैं, एक चीज नहीं है इसके अंदर कि नेटल चार्ट देखा, केतु को देखा, 12th हाउस में है, एक कॉन्सेप्ट है आत्मकारक प्लैनेट हम का देखते हैं नवमांश के अंदर, उससे 12th में केतु है तो मोक्ष मिल जाएगा, या कुछ ऐसा नहीं होता है। बेसिकली देयर आर डिफरेंट एन नंबर ऑफ थिंग्स, जिसमें हमें मिला के देखना पड़ेगा, दशा भी चेक करनी पड़ेगी, कैपेबिलिटी देखनी पड़ेगी। वो जो मैंने बताया, जो आपके जो मोक्ष के जो हाउसेज हैं, जो 4th 8 4 8 12 जो हाउसेज हैं, वो एक्टिवेट होने चाहिए उस टाइम पे। प्लैनेट की बात करनी चाहिए, और ट्रांजिट भी कहीं ना कहीं उसको इंप्लीमेंट करेगा उस हाउसेज को, तो हमारा उस तरह रुझान शुरू हो जाएगा। फिर मैं कितना उस रास्ते में जा सकता हूँ। देखिए, साधना कहने की बात है, साधना करना सबसे मुश्किल है। लोग कहते हैं भक्ति आसान है, भक्ति सबसे मुश्किल है। बहुत मुश्किल है, भक्ति सबसे मुश्किल काम है। और भक्ति के एक सेगमेंट तो है ही नहीं ना, आप पूजा पाठ करें वो भक्ति नहीं है, करेक्टर भी तो चाहिए आपको। आपका करेक्टर नहीं होगा अच्छा तो भक्ति का कोई बेनिफिट नहीं है। और फिर सर्विस ऑफ दुनिया को, शनि बहुत इंपॉर्टेंट है, तो शनि यानी आप दुनिया को सर्विस क्या दे रहे हैं, तो इससे इमिग्रेशन हो गया, आपकी प्रेयर्स सबसे इंपॉर्टेंट, आपका करेक्टर सेकंड, फिर आप दुनिया को क्या सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मुझे समझ आता है कि ये चीजें इंडिविजुअल के अंदर है, तो कहीं ना कहीं वो उस पाथ पे, एक स्पिरिचुअल पाथ में जा सकता है। ओके, बहुत अच्छा। पर अभी जो आज के करंट की बात कर रहे हैं, कहते हैं कि देश की भी कुंडली बनती है और उसके बारे में प्रेडिक्शन की जाती है। बहुत सारे लोगों ने की है कि ये साल बहुत डिफिकल्ट है जी। तो अब हम देख भी रहे हैं कि कितनी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। माँ वैष्णो देवी की बात कर लो, और पंजाब का भी आप हाल देख ही रहे हैं। तो ये क्यों आ रही है? अगर हम देखा जाए एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट अगर हम भारत का देखते हैं तो प्रॉब्लम क्यों क्रिएट हो रही है? देखिए, मुंडेन लेवल पे देखिए हम इंडिया का चार्ट तो टॉरस असेंडेंट है, वृष की कुंडली है,
और ये जो पानी से जो प्रॉब्लम आ रही है आज से, जो मार्च में जब शनि पाइसेस में आए राहु के साथ, तभी से हमने कुछ एनालिसिस करनी शुरू कर दी थी कि पानी से रिलेटेड प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि पाइसेस जो मीन राशि है वो ओशन है, समुद्र है, तो कहीं ना कहीं पानी से कनेक्ट करते हैं जी। तो उस टाइम पे हमें लगा था कि पानी से प्रॉब्लम आएगी, और आज हम देख रहे हैं पानी से हमें कहीं ना कहीं, आप जो लैंडस्केप देख रहे हैं या जो आप देखिए, ये बेसिकली नेचर से भी खिलवाड़ है हमारा, कहीं ना कहीं हमने नेचर से खिलवाड़ किया, नेचर वो वापस ही कर रही है। और शनि क्या है, डंडी तो देते हैं। शनि इज सैटर्न इज अ प्लानेट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन इन लाइफ, तो ट्रांसफॉर्मेशन ही तो हो रही है वर्ल्ड वाइड, पानी से थ्रू हो रहा है, क्योंकि पानी है, मीन राशि पानी है। जहां तक इंडिया की आपने बात करी, अब इंडिया की दशा जो अब चलेगी, मंगल की दशा शुरू हो जाएगी, और टॉरस वालों के लिए मारक है मंगल, वो 2nd और 7th हाउस का लॉर्ड है। तो कहीं ना कहीं मार्केश की दशा कभी भी हेल्दी नहीं जाती है। किसी के नेटल चार्ट में, अगर एक ह्यूमन के नेटल चार्ट में मारक आएगा, हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, रेजिस्टेंस होंगी लाइफ में। किसी कंट्री के चार्ट में भी आएगा तो कहीं ना कहीं एक रेजिस्टेंस क्रिएट करके आएगा। अब मंगल के एक सिग्निफिकेशंस है, मंगल एक करज है, फाइट है, डिस्प्यूट है, वेपन है, आर्मी है, ये तो एक्टिवेट हो जाएगा। तो पॉसिबिलिटी नजर आती है कहीं ना कहीं कि आने वाले टाइम पे कुछ ना कुछ फाइट्स, वॉर में इंडिया इंडल्ज हो जाएगा, पूरी पॉसिबिलिटीज है। और जो पर्टिकुलर टाइम पे जो आप बात करिए, कहीं ना कहीं जो शनि और राहु जो कॉम्बिनेशन मीन राशि में बना था, उसके कहीं ना कहीं रिजल्ट अभी तक हमारे को मिल रहे हैं। और आने वाले में अगर आप एक लेवल में आगे जाके आपसे बात करूंगा, अभी लूनर एक्लिप्स आ जाएगा, टोटल लूनर एक्लिप्स 7th को है, ये भी इंडिया के लिए कहीं ना कहीं थोड़ा सा डेंजरफुल है, क्योंकि विजिबल है इंडिया में, रात को 10 बजे दिखना शुरू हो जाएगा और 1:30 बजे तक दिखेगा ये। और कहीं ना कहीं मुंडेन लेवल पे हमें कहीं ना कहीं टेररिस्ट एक्टिविटीज दिख सकती हैं, स्पेशली ऑन द नॉर्दर्न रीजन, क्योंकि उत्तर बृहस्पति में ये चल रहा है, इस नक्षत्र में चल रहा है, और उस दिन चंद्रमा और जो राहु है सेम नक्षत्र में होंगे। तो कहीं ना कहीं ये जो लूनर एक्लिप्स है इंडिया के लिए इतना अच्छा नहीं जाने वाला है। कुछ ना कुछ मुझे लगता है, कुछ ना कुछ टेररिस्ट एक्टिविटीज हो सकती हैं, और जो आप जो दूसरी चीजें जो आप नेचर की क्लैमिटीज देख रहे हैं, वो तो हमारे को देखने को मिलेंगी। तो कमिंग टाइम जो है बेसिकली ग्रेजुअली थोड़ा सा डिफिकल्ट टाइम है। मैं डराने वाली बात नहीं कर रहा, मगर हम एक केयरफुल की बात कर रहे हैं। जैसे अब मान लीजिए लैंडस्केपिंग है तो आप मत जाइए, हिल से मत जाइए, आप आपका लग रहा है आप एयर ट्रेवल मत कीजिए, अगर जो बहुत जरूरी नहीं है। तो यहाँ थोड़ा ध्यान देने के लिए चीज है। तो कमिंग टाइम है, सिंस क्योंकि होगा क्या, 7th को पितृपक्ष भी शुरू हो जाएंगे, 7th को लूनर एक्लिप्स है, टोटल लूनर एक्लिप्स है, मतलब है कि विजिबल है इंडिया में। और जब खत्म होगा, जब पितृपक्ष खत्म होंगे, तब सोलर एक्लिप्स आ जाएंगे। तो इस सितंबर के मंथ में 2 एक्लिप्स हैं जो थोड़े डिफिकल्ट रहने वाले हैं इंडिया के लिए, और स्पेशली द नॉर्दर्न रीजन, हरियाणा, पंजाब, इवन द दिल्ली में भी कुछ ना कुछ ऐसी मेजर एक्टिविटीज होने की पॉसिबिलिटीज है। ओके, तो जैसे अभी ये 2025 में ये प्रॉब्लम्स रहेंगी जी, तो 2026 किस तरीके से जाने वाला है? देखिए, जो मैं समझता हूं कि एक कॉन्सेप्ट होता है कि प्लैनेट ना आस्ते आस्ते ग्रो करता है, जो उसकी दशा आती है। तो मुझे लग रहा है 25 में जो सिचुएशन है, 26 में वो थोड़ी खराब हो सकती है। और 26 से खराब 27 भी जा सकता है, और 27 से खराब 28 भी जा सकता है। तो कमिंग जो 7 ईयर जो मंगल की दशा इंडिया के लिए है, तो ट्रांसफॉर्मेशन वाला टाइम है बेसिकली। कुछ ना कुछ प्रॉब्लम इंडिया में ऑन ऑफ रहेगी। और जो मार्स की क्वालिटीज हैं, मैंने कहा करेज है, करेज होगी हमारे पास, हम बड़ा ब्रेवली हमारी आर्मी फाइट करेगी, क्योंकि फाइट डिस्प्यूट मेरे को दिखते हैं, वॉर विजिबल है, वॉर होगी, और कहीं ना कहीं इनसे बाहर भी निकलेंगे। मगर ये एक फ्रस्ट्रेशन वाला टाइम रहने वाला है। और एक इंडिविजुअल के टाइम पे भी हम अगर मंगल को हम देखेगा, इंडिया, हम एक मुंडेन लेवल पे इंडिया की कुंडली को भी देखें, और एक नेटल चार्ट को भी, एक इंडिविजुअल पे जो इम्पैक्ट देखेंगे, तो इंडिविजुअल पे भी इम्पैक्ट डालेंगे। देखिए, इंडिया में जो होगा उसके छींटे आप पे भी गिरेंगे, मुझ पे भी गिरेंगे। तो मंगल की दशा का इम्पैक्ट एक हर इंडिविजुअल पे होगा। हमें क्या करना है, हमें एग्रेशन नहीं रहना है, अननेसेसरी डिस्प्यूट में नहीं घुसना है, थोड़ी पेशेंट लेवल्स को थोड़ा इंक्रीज करना पड़ेगा हमारे को, और करेज को ऊपर रखना पड़ेगा। काफी चीजें हमारे को देखने को मिलेंगी जिससे हम डिस्टर्ब होंगे, मगर पेशेंस से टाइम निकाला जा सकता है। तो कमिंग जो टाइम है, स्टार्टिंग फ्रॉम द 7th ऑफ सितंबर, जो टोटल लूनर एक्लिप्स है, थोड़ा डिफिकल्ट टाइम रहने वाला है। और कुछ ना कुछ नॉर्दर्न रीजन में इंडिया में कुछ ना कुछ एक्टिविटीज हमारे को देखने को मिल सकती है। ओके, तो मतलब काफी मुझे लगता है डेंजरस जाने वाला है 2025। देखिए, हम डेंजरस नहीं करेंगे, हम तो डिफिकल्ट कह सकते हैं। डेंजर तो हम एक क्रिएट कर सकते हैं, थोड़ा सा हम डर जाएंगे चीजों से, मगर डिफिकल्ट टाइम का मतलब ये है कि हमें बताने का, देखिए ज्योतिष क्या बता रहा है, अलर्टनेस की बात तो कर रहा है। कोई डराने के लिए तो कोई बात की नहीं जा रही है कि आप डर जाए, हम कह रहे हैं अलर्ट रहिए। ठीक है, जब डिफिकल्ट टाइम आता है क्या किया जाता है, हम अपने आप को सेफ रखने की कोशिश करते हैं। करेक्ट।
ओवर इन्वेस्टमेंट्स नहीं करते हैं, अपना पैसा अपने पास रखने की कोशिश करते हैं कि हमें अगर कुछ एक्स्ट्रा चीज होंगी तो पैसा होगा तो हम सर्वाइव कर जाएंगे। तो इसलिए थोड़ा गाइड किया जाता है, ज्योतिष तो गाइड किया जा रहा है कि ये टाइम आएगा तो आपको इस तरह से टाइम को निकालना पड़ेगा। ओके, तो अभी आपने जैसे कहा 7 तारीख को पितृपक्ष शुरू हो रहा है, तो ऐसी कुंडली में कहते हैं कि पितृदोष होता है जी। तो क्या होता है ये पितृदोष, किस तरीके के इसके रिजल्ट होते हैं सर? देखिए, मैंने आपको पहले बताया था कुछ कार्मिक प्लैनेट्स हैं, जैसे शनि, राहु और केतु कार्मिक प्लैनेट्स हैं। सूर्य को एंसेस्टर्स माना गया है कहीं ना कहीं। जब भी सूर्य हमारे नेटल चार्ट में राहु से अफ्लिक्टेड हो जाता है, कुछ पर्टिकुलर हाउसेस में, जैसे फर्स्ट हाउस में, 5th हाउस से 9th हाउस, उसको पितृदोष बोला जाता है वैदिक एस्ट्रोलॉजी में। मगर कुछ नाड़ी ग्रंथ बात करते हैं अगर जुपिटर भी अफ्लिक्टेड है राहु के साथ, वो भी कंसिडर करते, क्योंकि जुपिटर को जीव कारक बोला जाता है। मैं खुद जीव हूं, मैं खुद जुपिटर हूं, अगर उसमें अफ्लिक्शन है तो बोला जाता है कि वो पितृदोष है। तो पितरों के लिए पितृदोष डेफिनेटली ज्योतिष में देखा जाता है। जो मैं बताया, सूर्य राहु के कॉम्बिनेशन अगर आपका फर्स्ट हाउस में है या 5th हाउस में है या 9th हाउस में, तो पितृदोष कंसिडर किया जाता है। मगर कुछ ग्रंथों के अंदर गुरु को भी लिया गया है कि जुपिटर भी अफ्लिक्टेड है तो उसको भी पितृदोष कंसिडर किया गया है। ओके जी। तो मतलब किस तरीके की प्रॉब्लम्स आती है एक जातक को? देखिए, जब भी इस तरह के, देखिए पितृदोष एक कर्स ले सकते हैं हम, और जब भी किसी नेटल चार्ट में कर्स होगा तो कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस लाइफ में आएंगी। अब डिपेंड करता है कि नेटल चार्ट में और क्या क्या वीकनेसेस हैं, कौन कौन से हाउस से ज्यादा अफ्लिक्टेड है, तो वो ज्यादा प्रोमिनेंटली आपको प्रॉब्लम देना शुरू कर। मान लीजिए किसी के मैरिज हाउस 7th हाउस खराब है, अकॉर्डिंग पितृदोष भी है, तो ज्यादा प्रॉब्लम कहाँ फेस करेगा? मैरिज नहीं हो रही, तो आप किसी को जाएंगे पितरों की पूजा करा लीजिए जी। ठीक है। अब खाली यही पितृदोष नहीं है, अब शनि राहु भी है, कहीं ना कहीं शापित योग बना जाता है, वो भी एंसेस्टर्स से जुड़ा हुआ कॉम्बिनेशन है। या आपके कोई एंसेस्टर्स के लास्ट राइट्स अगर कंप्लीट नहीं हुए हैं तो शनि राहु है। शनि केतु भी कंसिडर किया जाता है कि वो शापित योग है, उसकी भी पूजा, किसकी? पितरों की पूजा करवानी पड़ेगी हमारे को। कुछ एडवाइस करते हैं, ट्रैक की त्रिपंडी पूजा की जाती है इसके लिए गया में जाके। तो कुछ कर्सिस जो पेंडिंग है मेरे ख्याल से उनकी तो हमें रेमेडी करनी बहुत जरूरी है, नहीं तो कर्सिस के फैमिली लीनेज में जाता है। मान लीजिए किसी का कॉम्बिनेशन, मान लीजिए शनि केतु का कॉम्बिनेशन है, वो पूरी फैमिली में कहीं ना कहीं दिखेगा आपको कॉम्बिनेशन। अच्छा, पूरी फैमिली में कहीं ना कहीं शनि केतु के नक्षत्र में होगा, केतु शनि के नक्षत्र में होगा, शनि केतु कंजक्ट हो जाएंगे, एक 159 ट्राइन में बैठ जाएंगे, तो आपको पूरी फैमिली में कहीं ना कहीं कर्स दिखेगा। इसका मतलब वो एक योग, एक कर्स बना हुआ है, उसकी रेमेडी इस लाइफ टाइम में इंपॉर्टेंट है। तो कर्सेस की रेमेडी करनी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी हमारे वैदिक टेक्स्ट में दी गई है कि उन्होंने एडवाइस किया है कि इसके लिए पूजा करवानी चाहिए, तो वो हम पूजा परफॉर्म कराएंगे तो उस कर्स को हम नलीफाइड करके यहीं रोक देंगे, नहीं तो ट्रांसफर नेक्स्ट लाइफ में जाएगा फिर। हर वो बढ़ता चला जाएगा। हाँ, अगर एक ह्यूमन लाइफ दोबारा किसी को मिलती है, कभी ना कभी तो मिलेगी, इमीडिएट नेक्स्ट लाइफ नहीं होगी ह्यूमन की, अगर कहीं मिलेगा तो वो कहीं ना कहीं कॉम्बिनेशन फिर पेंडिंग रह जाएगा उसकी लाइफ। तो ऐसा नेटल चार्ट में हमें ये भी पता लगाया जा सकता है कि पास्ट कर्म हमारा क्या था, हम क्या बने थे उस चीज में। देखिए, अगर हम देखिए, अब नहीं कि ब्लाइंड गेम है बेसिकली इसको बोलना, ठीक है। 5th हाउस मेरा पूरे पुण्य है, मैंने वो पास्ट लाइफ की बात कर रहा है, मगर मेरा पास्ट लाइफ 9th हाउस है। 9th हाउस जो मेरा वो पास्ट लाइफ का है, 9 से 5th लगन है मेरा प्रेजेंट लाइफ है। मैं खुद हूं ना लगन, असेंडेंट राइजिंग में खुद हूं, और जो 5th हाउस है बच्चों का, यानी आपका फ्यूचर। तो जो पास्ट लाइफ है वो 9th हाउस है, लगन मेरा प्रेजेंट लाइफ है, और 5th हाउस मेरा फ्यूचर देखा जाएगा उसे। फ्यूचर आपके बच्चे क्या करेंगे, क्या बनेंगे, क्या करेंगे। 9th हाउस से जो 10वां घर, वो छठा घर है, जो हम पेंडिंग कर्मा की बात कर रहे हैं। तो क्या पेंडिंग कर्मा आप लेकर आए हो, वो कहीं ना कहीं 6th हाउस से एनालाइज कर लेते हैं उसकी प्लेसमेंट से। मान लीजिए किसी नेटिव का जो 6th हाउस का लॉर्ड है 4th हाउस में है, उसके पेंडिंग कर्मा अपनी मदर के लिए, अपनी फैमिली के लिए, तो उसको एडवाइस किया जा सकता है कि आप अपनी मदर का, अपनी फैमिली का ध्यान रखें। आप ये पेंडिंग है पास्ट लाइफ से लेकर, आपका अभी नहीं करेंगे, ये लिंगर ऑन होगी चीजें, नेक्स्ट लाइफ में जाएगी। तो जब पास्ट लाइफ 9th हाउस से देखा जाता है, मगर मेरी पास्ट लाइफ कैसे थी, पूर्व पुण्य क्या है, वो 5th हाउस से देखा, मैंने कर्म कैसे किए जी। मैंने आप जब रेमेडी की बात करी थी, मैंने आपको बताया अगर 5th हाउस अफ्लिक्टेड है तो मेरे पास्ट लाइफ कर्म अच्छे नहीं है। मान लीजिए कोई रेट्रोगेट प्लैनेट बैठ गया किसी का 5th हाउस में जी, उसको रेमेडी काम नहीं करती। अच्छा, उसका पूरे पुण्य इतना खराब है। देखिए, रेट्रोगेशन का मतलब क्या होता है कि जब प्लैनेट अर्थ के बहुत पास आ जाता है, वो रेट्रोगेट हो जाता है, उसमें चेष्टा बल मिल जाता है कि प्लैनेट बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। मान लीजिए शनि रेट्रोगेट हो गए, 5th हाउस में बैठ गए, बहुत डिफिकल्ट है ऐसे नेटिव को कोई रेमेडी काम करे उसके लिए, क्योंकि इसका पूरे पुण्य इतना खराब है। तो इस जब रेमेडियल पार्ट में, देखिए रेमेडियल पार्ट बहुत ट्रिकी पार्ट है। आप ज्योतिष की बात करें, किसी और सब्जेक्ट की बात करें, इवन की वास्तु की बात करें, वो रेमेडियल बहुत ट्रिकी है। वो सेल्फ क्रिएटेड रेमेडीज आज की डेट में इंट्रोड्यूस की जा रही हैं।
अगर हम अपने टेक्स्ट तक रहें, वैदिक में रहें, जो वैदिक में ऋषि बोल के गए हैं उसको फॉलो करेंगे तो ठीक है। मगर आज की डेट में थोड़ी मॉडिफाइड रेमेडीज एडवाइस की जा रही है, मगर कुछ सर्टेन चीजें आपको हमें देखनी पड़ेगी। इवन कि कुछ नेटल चार्ट में कुछ डिविजनल चार्ट्स हैं, एक D30 चार्ट होता है, वो हमारे मिसफॉर्चून्स का चार्ट है, वो भी रीड करना पड़ेगा कि कौन सी रेमेडीज इंडिविजुअल को दी जाए, और दूसरा रेमेडी विल वर्क फॉर हिम और नॉट। सबसे पहले तो ये देखना बहुत जरूरी है कि रेमेडी काम करेगी कि नहीं करेगी। तो ये जब आप एक लर्नड एस्ट्रोलॉजर के पास जाएंगे, उसको चार्ट दिखाएंगे तो आपको एडवाइस कर सकता है। मगर ये ध्यान देने वाली बात है, कर्म को काटने के लिए कर्म ही करना पड़ता है। रेमेडी मैं शुरू से कह रहा हूँ, एक प्लैनेट की एफिकेसी को ऊपर नीचे जरूर कर देगी। मैं इसको, आपने कोई जेमस्टोन पहना किसी के लिए, प्लैनेट के लिए, डेफिनेटली एनहेंस करेगा उसकी एनर्जीज को, नो डाउट। आप कहीं कोई इवेंट रुका हुआ था, जेमस्टोन ने कवर कर दिया, तो मैं शायद उससे सहमत नहीं। ओके, तो अभी आपने वास्तु की बात की, तो वास्तु पे अभी जैसे हमने चर्चा तो नहीं किया, आज हमने वैदिक एस्ट्रोलॉजी पे ही ज्यादा चर्चा किया, पर एक सवाल मुझे आपसे जानना है जी, कि जो हम डायरेक्शन देखते हैं वो किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि कंफ्यूजन एज ए होस्ट मेरे भी दिमाग में है और ऑडियंस के दिमाग में जी। कई लोगों का कहना होता है जो घर की एंट्रेंस होती है वो बाहर से देखी जाती है, कई लोगों का कहना होता है वो घर के अंदर से देखी जाती है। तो ये कंफ्यूजन जो हो रहा है इसे थोड़ा सा प्लीज क्लियर कराएं। देखिए, अपना ये 2 पार्ट में क्वेश्चन आपका कि आप एक घर की एंट्रेंस कैसे देखें। देखिए, जब आपको वास्तु परफॉर्म करना है तो आपको उस पर्टिकुलर घर का एक मैप को ग्रिड करना पड़ेगा जोन निकालने के लिए। क्योंकि देखिए, वास्तु 5 एलिमेंट्स हैं, 5 तत्व को बैलेंस करने के लिए। वो 5 हम कैसे बैलेंस करेंगे? जोन के थ्रू बैलेंस करेंगे। अब जोन को निकालने के लिए मुझे एक मैप ग्रिड करना पड़ेगा उस घर का, और ग्रिड करने के लिए डिग्री मुझे सेंटर ऑफ द हाउस लेनी पड़ेगी। तभी मैं तो दिखूंगा ना कि मेरा नॉर्थ कौन से 16 जोन कहाँ पे गए हुए हैं जी। तो उसके लिए मेरे को सेंटर ऑफ द हाउस, बीच में, घर के बीच में खड़े होके एक डिग्री लेनी पड़ेगी। मगर आप इसको काउंटर अलग अलग जगह से डिग्री को कर सकते हैं, क्योंकि 22 डिग्री का एक जोन है। कभी कभी हो सकता है कि हम एक गलत डिग्री ले लें। जब आप 2-3 जगह से काउंटर करेंगे तो आप प्रिसाइसली मालूम चल जाएगा कि आपके घर का ये नॉर्थ यहाँ पर आ रहा है, 0 डिग्री नॉर्थ ये है। आपने मैप ग्रिड करा, फिर आप उसको, मगर मेरे ख्याल से ज्यादा बेनिफिट तभी होगा जब आप सेंटर ऑफ द हाउस में लेंगे। उसके बिना हम ग्रिड नहीं कर पाएंगे मैम, बिना ग्रिड के आप वास्तु घर का कर नहीं पाएंगे। ओके जी, तो हम वास्तु पे एक प्रॉपर डीप में करेंगे, क्योंकि वास्तु के भी मेरे बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो करने हैं। पर सर, मैं आपकी बुक्स के बारे में थोड़ा सा जानना चाहती हूँ, क्योंकि आपने बहुत सारी बुक्स लिखी हैं, तो थोड़ा सा प्लीज आप अपनी बुक्स के बारे में बताएं। जी, मेरी जो पहली बुक्स मैं लिखी थी 2015 में लिखी थी, वो प्रोफेशन के ऊपर बुक थी। वो भी आज में मार्केट में अवेलेबल है, कैरियर विद एस्ट्रोलॉजी के थ्रू नाम से बुक है जी। और सेकंड मेरी बुक थी 2016 में आई थी, वो रिलेशनशिप के ऊपर है, मैरिज एंड रिलेशनशिप के ऊपर। और 16 में एक दूसरी बुक आई थी, वो टैरो के ऊपर बुक थी जी। और अभी जो 2 साल पहले मैंने एक वास्तु पे बुक लिखी है। तो ये 4 बुक्स हैं। बाकी मेरे आर्टिकल्स मेरी वेबसाइट में काफ़ी अवेलेबल है। लिंक्डइन में आप जाएंगे मेरे नाम से तो काफ़ी सारे आर्टिकल्स आपको मिलेंगे। अगर मैं काउंट करूंगी तो 3000 आर्टिकल्स मैंने लिखे हुए हैं, सारे एस्ट्रोलॉजिकल बेस ही हैं। जो वेबसाइट में है वो भी आर्टिकल्स मैंने खुद ही लिखे हुए हैं, और जो लिंक्डइन में है वो भी आर्टिकल्स, और हर दूसरे दिन में कुछ ना कुछ आर्टिकल मैं नया अपलोड कर देता हूँ जी। क्या बात है। अब टैरो की आपने बात की है जी। टैरो की जो प्रेडिक्शंस होती हैं, क्या वो सच में लोगों के लिए एकदम सही होती हैं, एक्यूरेट रहती हैं? देखिए, जब मैंने कहा कि मैं ज्योतिष को फॉलो कर रहा हूँ, इवन कि टैरो भी मैंने करा, मैंने बुक भी लिखी टैरो के ऊपर। टैरो काम करता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे। आप क्या पर्टिकुलर एनर्जीज लेके उस टैरो रीडर के पास गए हैं, वो जब स्प्रेड करेगा कार्ड, अब वो 5 कार्ड निकलवाएगा, 3, वो डिपेंड करता है टैरो कार्ड कैसे इंटरप्रेट करता है। उसी एनर्जी से आप टैरो को निकालेंगे, उसी को वो रीड करके आपको एनालाइज कर देगा जी। अब थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टिव चीजें क्या होती है कि आप एक रीडिंग लेने के बाद नेक्स्ट मोमेंट ही कहीं और चले गए, ठीक है, आप नेक्स्ट मोमेंट किसी और टैरो पे चले गए, एनर्जी सिमिलर रहेंगी, ज्यादा चेंज तो नहीं होगी, कि आपका क्वेश्चन एक माइंड में है ही है जिसके लिए आप गए टैरो वाले के पास। हो सकता है वो टैरो जो कार्ड है वो डिफरेंट टैरो कार्ड आ जाए। अब वो जो टैरो कार्ड रीडर है आपको डिफरेंट इंटरप्रिटेशन दे देगा। बिल्कुल। पर जैसे आपने कहा कि एक टैरो कार्ड जो रीडर है उसके पास हमेशा जो अपनी क्वेश्चंस को लेके जाता है जी, तो एनर्जी के थ्रू वहां पे हमें प्रेडिक्ट किया जाता है। पर आजकल मैं देखती हूँ लोग ऑनलाइन बैठकर जी टैरो की प्रेडिक्शंस कर रहे हैं, तो वो किस तरीके की एनर्जी? देखिए, उस केस में क्या कर रहे हैं, वो टैरो आपसे पिक नहीं करवा रहे हैं, ठीक है, वो टैरो खुद पिक कर रहे हैं जी। वो आप उनके ऑनलाइन गए, आपने क्वेश्चन पूछे, उन्होंने जो भी उनका प्रोसीजर है उन्होंने आपके बेसिस पे टैरो कार्ड निकाल दिए, उसको रीडिंग देना शुरू कर दी जी। अब ये
थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्टिव चीजें हैं बेसिकली कि ऑनलाइन कैसे चीजें, लोग तो ऑनलाइन ऑरा भी स्कैन कर रहे हैं आपका, आप किसी से ऑनलाइन ऑरा स्कैन कर लीजिए वो भी कर देते हैं, बड़ी कॉन्ट्रडिक्टिव चीजें हैं। मगर टू बी वेरी प्रिसाइज, अगर आपको लाइफ को जानना है तो ज्योतिष से बेहतर कोई भी चीज नहीं है। हाँ, आप एक कहते हैं ना कि इंस्टेंट कोई चीज चाहिए, यस और नो, आप हाँ यस और नो टैरो दे सकता है आपको। आप गए, आपने यस और नो का क्वेश्चन पूछा, आप किसी से मिलकर आए कि मैं इस लड़के से शादी करना चाहती हूँ, करूं कि ना करूं, टैरो ने निकाल दिया, नेगेटिव आंसर आएगा तो नेगेटिव आपको जवाब मिल जाएगा, पॉजिटिव आएगा पॉजिटिव मिल जाएगा। मगर रिस्ट्रिक्शन यही हो गई। अब टैरो में न्यूमरोलॉजी भी ऐड कर दी गई है आज की डेट में, हम न्यूमरोलॉजी भी करते हैं, लोशोक्रेट भी ऐड कर दिए, काफी चीजों को ऐड कर दिया गया है। मगर अगर आप प्रिसाइज, अगर आप एक गाइडेंस की बात करती हैं अगर अकॉल्ट साइंस के अंदर, तो मेरे ख्याल से ज्योतिष से बढ़िया कोई भी चीज नहीं। ओके, तो अभी आपने ऑरा की बात की कि आजकल लोग ऑनलाइन स्कैनर कर रहे हैं ऑरा को, तो कुंडली का जो चार्ट होता है, क्या उसमें हमें ऑरा के बारे में पता चलता है कि इस व्यक्ति का ऑरा किस तरीके का होगा या नहीं? देखिए, आप जब हम देखिए ऑरा, तो आप एक आउटर चीजों को देखा जा रहा है, कुंडली से आप पूरी लाइफ को रीड कर पा रहे हैं। ऑरा देखिए, आज आपका ऑरा किसी ने चेक करा, मान लीजिए किसी की थर्ड आई अवेकन है, उसकी दृष्टि खुली है, वो आपका ऑरा चेक कर रहा है, कल आपने साधना ज्यादा कर ली तो आपका ऑरा ज्यादा बेटर हो जाएगा। मगर जो नेटल चार्ट है वो तो जब आपका बर्थ हुआ है वो फिक्स है जी। दशाएं बदलेंगी, कॉम्बिनेशन नहीं बदलेंगी, प्लैनेट की पोजीशन बदलने वाली नहीं है, ठीक है। तो ये देखना बड़ा मुश्किल, हाँ ये देखा जरूर जा सकता है कि कौन सी दशाएं आपको फेवरेबल होंगी कि आप उस पर्टिकुलर टाइम पे कुछ साधना करके अपने नेगेटिविटी को रिमूव कर सकें, पॉजिटिव हो पाए और अपने ऑरा को स्ट्रॉन्ग कर पाए। ओके, तो मतलब ये आउटर चीज है, तो इसके लिए वो डिफरेंट इवेंट के अकॉर्डिंग, आपकी जो मनोस्थिति है उसके अकॉर्डिंग ऑरा चेंज होता है। देखिए, ऑरा तो आपका अभी जो कुछ है, अभी हम पॉडकास्ट कर रहे हैं, मान लीजिए ऑरा आपका होगा, लाइट चल रही है, इक्विपमेंट साथ में है, राहु साथ में है, राहु है, माइक है, कैमरा है, यहाँ ऑरा डिफरेंट होगा। आप बाहर जाएंगी, चीजें नहीं होंगी तो ऑरा आपका डिफरेंट हो गया होगा। बिल्कुल। मगर चार्ट तो ऐसा नहीं है ना, जो चार्ट आज का अभी है नेटल चार्ट, आप बाहर कहीं भी जाएंगी, कभी लाइफ स्पैन में आपका चार्ट वही रहने वाला है। बिल्कुल। हम अगर टाइमिंग ऑफ इवेंट हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन सा बेस्ट टाइम है आपको स्पिरिचुअलिटी में जाने का, किस तरह से जाना चाहिए, जो मैंने पहले आपको डिफाइन करा। देखिए, किसी भी स्पिरिचुअल पाथ में जाएंगे डेफिनेटली ऑरा तो आपका क्लीन होगा ना। आप नाम जब भी करेंगे, नाम जब अंदर जाएगा तो कोई नेगेटिव बाहर आएगी, आपका ऑरा क्लीन हो जाएगा। आप मेडिटेशन करते हैं, वो आपका ऑरा क्लीन कर देगा। आप कीर्तन करते हैं, वो आपका ऑरा क्लीन कर देगा। आप स्तोत्रम पढ़ते हैं, आप वो ऑरा क्लीन कर देगा। तो ऑरा क्लीन करने की बड़ी सारी चीजें हैं। हाँ, ये हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि एक इंडिविजुअल को किस तरह से, कौन सा फॉर्मेट को अपनाना चाहिए कि इजीली एसेसिबल हो जाए उसके लिए चीजें। मैं क्वेश्चन वही करने वाली थी कि जल्दी उस चीजों को अचीव कर जाए अपनी लाइफ के अंदर, कि घूम के ना जाना पड़े, एक स्ट्रेट फॉरवर्ड को रास्ता हो कि मैं ये चीज परफॉर्म करूंगा। जैसे हम बोला कि किसी का 8th हाउस की दशा चल रही है, प्लेनेट बैठा हुआ है 8वें घर में, साधना करने में 8वां घर क्या है? डीप सी है ना, साधना है ना, तंत्र है। जो तांत्रिक होता का 8वां घर तो एक्टिवेट होता है ना, कुछ कॉम्बिनेशन होते हैं, वो मैं डिफाइन नहीं कर रहा यहाँ पे। 8वां घर है तो आपको क्या करना है, आपको 5th हाउस की चल रही है दशा, तो आपको डिफरेंट वे से अप्रोच करना है। 8वें घर की दशा चल रही है, एक्टिवेट है, तो आपको डिफरेंट वे से अपने आप को, अगर आप स्पिरिचुअल पाथ में जाना चाहते हैं तो उस हिसाब से ये आइडेंटिफाई किया जा सकता है। हाँ, ऑरा क्या है आज की डेट में मेरे समझ में नहीं आता, कि नेटल चार्ट से डिफाइन करना थोड़ा मुश्किल है इसको। ओके संजीव सर, एक चीज और होती है कि लोगों को जैसे ही पता चलता है कि उनकी 7.5 या ढैया शुरू हो गई, तो कहीं ना कहीं उनके दिमाग में डर बैठ जाता है जी। कहते हैं यार अब तो लाइफ खराब होने वाली है, मुझे प्रॉब्लम्स आने वाली है, क्योंकि मेरी तो 7.5 चल रही है जी। तो क्या है ये 7.5? देखिए, ज्योतिष में एक टर्म है ट्रांजिट, जिसे हम गोचर कहते हैं जी। वो हर प्लैनेट तो यूनिवर्स में चल ही रहा है, रुका तो हुआ नहीं है। तो शनि भी जब ट्रांजिट करता है हमारे नेटल चार्ट के चंद्रमा के एक घर पहले या उसके ऊपर या उससे बाद से, तो उसे हम 7.5 ही कहते हैं। ऐसे ही जब चंद्रमा से शनि 4th हाउस में ट्रांजिट करता है, वो भी कहीं ना कहीं शनि का ढैया हो जाता है, ठीक है। लगन से अगर शनि 8वें घर से ट्रांजिट करेगा, वो भी कहीं ना कहीं अष्टम का ढैया हो जाता है। ये बेसिकली ट्रांजिट बेस्ड चीजें हैं। अब 7.5 को इतनी इंपॉर्टेंस दी जाती है क्योंकि शनि एक बड़ा प्लेनेट है, एंड स्लो मूविंग प्लेनेट। शनि ने एक राशि में 2.5 साल रहना है, ठीक है। अब वो 2.5 साल जब वो चंद्रमा से पहले या चंद्रमा के ऊपर या चंद्रमा से नेक्स्ट घर में जाएगा, कहीं ना कहीं वो चंद्रमा को इम्पैक्ट डालेगा। चंद्रमा क्या है? चंद्रमा मेरा माइंड है, राइट। तो कहीं ना कहीं देखा गया है कि 7.5 के टाइम पे एक इंडिविजुअल को मूड स्विंग्स, मेंटल एंजाइटी देना शुरू कर देता है। दूसरा, शनि पेन देता है। शनि पेन का कारक है। हमारी बॉडी में जो नर्व्स हैं वो सैटर्न है। वो हमें कार्बन डाइऑक्साइड तो चाहिए नहीं अपने नर्व्स में, हमें ऑक्सीजन चाहिए।
ठीक है, तो शनि पेन देगा क्योंकि शनि कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारी नर्व्स के अंदर है वो फ्लो कर रहा है जी। ठीक है, तो शनि कहीं ना कहीं जब भी शनि की 7.5 है, शनि सा जब भी ट्रांजिट यानी चंद्रमा से चौथे घर में, चंद्रमा से 8वें घर में चलेगा, तो एक नेटिव को उसके टाइम के हिसाब से, मान लीजिए 5 साल का बच्चा है, उस पर शनि क्या इम्पेक्ट डालेगा, ठीक है ना। उस पे हो सकता है कि उसके मूड स्विंग हो सकते हैं, आज वो कम खाना खाए कल वो ज्यादा खा ले, आज वो पढ़ाई कम कर ले कल वो ज्यादा कर ले, तो उसके मूड स्विंग चल सकते हैं। बड़ा इंसान होगा, उसको एग्जाइटी फील करेगा, मेरी जॉब नहीं लग रही, मेरी मैरिज नहीं हो रही, कंसर्निंग उस टाइम में दशा के चल रही है, क्या प्रोमिनेंटली उसके चार्ट में हाउसेस एक्टिवेट है, मगर शनि को कर्म कारक बोला गया है, कर्मों के अधिपति हैं। तो 7.5 कहते हैं कर्मों को ट्रांसफॉर्म करने के लिए जी। अपने कर्मों को ठीक रखने के लिए। शनि कर्मकारिक जॉब भी शनि से देखा जाता है, मैक्सिमम देखा है 7.5 में लोग बड़ा अच्छा ग्रो करते हैं अपने बिजनेस और जॉब के लिए। तो 7.5 कोई डर नहीं है, ऐसा डरने की जरूरत नहीं है। सारी एक ट्रांजिट है बेसिकली एक प्लेनेट का। कहां से ट्रांजिट है? हमारे नेटल मून से 12वें घर में या उससे पहले, या नेटल मून के ऊपर से जब भी शनि गोचर करेगा तो 7.5 कंसिडर किया जाता है। मगर ये समझना बहुत जरूरी है कि शनि क्या है। जो मैंने आपको बोला, शनि इज द प्लेनेट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन इन ए लाइफ। लोग कहते हैं शनि दुखों का कारक है, मगर दुख के बाद तो सुख मिलेगा। मैंने वर्ड यूज किया ट्रांसफॉर्मेशन, यानी आपको ट्रांसफॉर्मेशन के लिए सैटर्न आया आपकी लाइफ में, एक एज ए टीचर आया है और कुछ ना कुछ आपको सिखा के जाने वाला है। तो शनि एक लर्नर है और वो ये देख रहा है कि आप दुनिया को क्या दे रहे हैं। और स्पेशली जब 7.5 हो या शनि की दशा चल रही हो, एक बात जनरली मैं बोलता हूं, शनि कहता है या घर बैठ के आंसू बहाओ या बाहर जाके पसीना बहाओ। तो वी नीड टू पुट मोर एफर्ट्स इन अ सैटर्न टाइम। अपने कर्मों में एफर्ट करेंगे तो सैटर्न हमारे को रिजल्ट देना शुरू कर देगा। घर बैठ के आंसू बहाने का कोई फायदा नहीं है, बाहर जाएं, एफर्ट करें। शनि सर्विस है ना, सर्विस टू अदर इज अ सैटर्न। अगर शनि का एक ही मंत्र है, सुबह उठ के बोलिए कर्मा कर्मा इन कर्मा, और मोर कर्मा यू पुट इन योर लाइफ इज अ रेमेडी ऑफ योर सैटर्न। ओके, अब जब सैटर्न की रेमेडीज की आपने बात की है, तो बहुत सारे लोगों का कहना होता है कि शनि की रेमेडी करनी है, आपकी लाइफ एकदम बल्ले बल्ले हो जाएगी। आपके जो लोअर क्लास लोग हैं उनको आप दान दो, उन्हें उनकी हेल्प करो जी। तो मतलब लोअर क्लास क्या है, मतलब किस तरीके से आप किसी को भी जज कर सकते हैं अपने शनि को ठीक करने के लिए? कैसे आप किसी को? देखिए, सबसे बड़ी रेमेडी सैटर्न का है, आप जब सर्विस देते हो किसी को, मान लीजिए मैं एक जॉब कंसल्टेंट हूँ, मैं किसी को रिज्यूम बनाने की एक आइडिया बता देता हूँ, किसी को रिज्यूम बनाना नहीं आता, बायोडाटा कैसे बनाना है, मैंने उसको सर्विस प्रोवाइड कर दी मैंने, वो भी शनि की रेमेडी है। किसी को दान देना तो कहीं नहीं बोला, देखिए दान तो हमारे हिंदुओं में एक अच्छी सी मानी गई है, द शब्द तो अच्छा माना गया है, मगर शनि इज अ सर्विस इन माई लाइफ। आप अच्छा, शनि का रिप्रेजेंट हैवी लेबर को किया जाता है, जो लोग मेहनत करते हैं, क्योंकि सैटर्न मेहनत की तो बात कर रहा है, तो जो मेहनत कर रहा है उनको जो आप चैरिटी करते हैं वो सैटर्न की रेमेडी माने जाता है। मगर जो लोअर क्लास हैं, जो आपके स्वीपर हैं, मेड है, वो राहु है बेसिकली, वो एक राहु की रेमेडी है। ओके, पर वो रेमेडीज में आते हैं। देखिए, अब कुछ टेक्स्ट में ये चीजें मेंशन की गई हैं, मगर मुझे आप इंडिविजुअली अगर पूछें कि सैटर्न की रेमेडी क्या है, देखो सैटर्न की एक ही रेमेडी है, दैट इज एफर्ट्स इन योर लाइफ। अगर आप एफर्ट नहीं करेंगे, आप दान पुण्य भी करते रहेंगे, शनि आपको रिजल्ट नहीं देगा। मगर आप एफर्ट करेंगे, देखिए एक ज़ोडिएक चार्ट पे जो 12 घर हैं हमारे, जो किसी काल पुष्कुंडली बोला जाता है, 10वें घर और 11वें घर का मालिक शनि है। 10वां घर है कैप्रिकॉर्न साइन, मकर राशि। कैप्रिकॉर्न साइन क्या है? कैप्रिकॉर्न साइन है मैं क्रियावान कर्मों का, जो कर्म मैं इस लाइफ में करूंगा वो 10वां घर है, प्रोफेशन नहीं है 10वां घर। 10वां घर में क्रियामान कर्माज है, जो मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूं तो मैं क्या कर्म परफॉर्म कर रहा हूं, वो 10वां घर है जी। अब 10वें घर में मैं कर्म करूंगा तो 11वें घर तक पहुंच जाऊंगा, उसका मालिक भी तो शनि है, वो भी एक्वेरियस साइन है। तो सैटर्न तो क्लियर बोल रहा है, डू एफर्ट एंड गेट गेन। मेहनत करो, मेहनत करोगे तो आपको फुलफिलमेंट डिजायर, जो 11वां घर एक्वेरियस साइन मिल जाएगा, आपका अचीवमेंट है। तो शनि तो खुद बोल रहे हैं सामने से कि मैं 2 हाउसेस को रूल करता हूं, वो है 10वां घर और 11वां घर। कर्म करो और गेन ले लो। तो मेरे हिसाब से जो सबसे बढ़िया रेमेडी है, दैट इज द सर्विस टू द अदर्स। आप दुनिया को क्या दे रहे हो, वो शनि है। तो जो मुझे समझ आता है, जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि अगर आप दूसरों की हेल्प कर रहे हैं शनि के टाइम पे, देखिए शनि जब टाइम आएगा ना, आपकी चीजें स्लो हो जाती हैं जी। वो ग्रेजुअली, क्योंकि स्लो मूविंग प्लैनेट चीजों को ग्रो स्लोली करेगा।
मगर एक बात ध्यान रखिए, जब शनि देगा ना, जब शनि की दशा चली जाएगी और जहां पहुंच जाएंगे वो वापस नहीं लेगा, क्योंकि उसने बैंत मार मार के दिया है, उसने टीचिंग करके के आपको दी है। तो इसलिए सैटर्न की दशा तो पहले के लोग वेट करते हैं कि शनि की उनको दशा आए। आज लोग डरते हैं शनि की दशा आ गई, बहुत ज्यादा डरने की जरूरत ही नहीं है। या तो अगर आप एफर्ट नहीं कर सकते आप घबरा जाइए सैटर्न से, अगर आप एफर्ट करते हैं तो शनि से डरने की कोई जरूरत नहीं है। तो मतलब मैं जैसे शनि ग्रह हो गए जी, साथ में राहु ग्रह हो गए और केतु, जब इनकी दशाएं आती हैं ना, लोग कहीं ना कहीं डर जाते हैं बहुत ज्यादा। क्यों डरते हैं लोग? देखिए अब ये समझना कि ये प्लेनेट है क्या। सैटर्न, राहु, केतु कार्मिक प्लेनेट्स हैं। सैटर्न पास्ट लाइफ का पोस्ट मास्टर है, जो पास्ट लाइफ कर्मों का रिजल्ट आपको अब देगा। कर्म कारक है ना, जो पास्ट लाइफ में क्या वही मेरे को मिलेगा। राहु क्या है, राहु भी कार्मिक प्लेनेट। राहु कह रहा है मैंने पास्ट लाइफ में सॉरी मैं आपको ये दे नहीं पाया, मैं अब आपको दूंगा। तो राहु जहां प्लेस्ड होगा आपको वहां के लिए ऑब्सेशन हो जाएगा। ऑब्सेशन मतलब कि आप खा तो रहे हैं मगर टमी नहीं है, पेट नहीं है, भूख नहीं कम होगी। तो कार्मिक प्लेनेट है, वो प्लेटर में लाके चीजें देगा। मगर राहु है वो ना आपको मिसगाइड करता है। जैसे आपने सुना है कि देवताओं में जाके राहु बैठ गए थे समुद्र मंथन में, तो देवता भी राहु के नहीं पहचान पाए। क्यों गया था राहु? देवताओं की एनर्जीज लेने के, अमृत के लिए। तो राहु एक ऑब्सेशन है। 10वें घर में कहते हैं राहु बैठा है, राहु 10 में दुनिया बस में, स्टेटस के लिए भागता है ऐसा इंसान, क्योंकि राहु एक ऑब्सेशन देता है। केतु इसका 180 डिग्री बैठता है। केतु एक स्पिरिचुअल प्लेनेट है, वो डिटैचमेंट की बात। अभी हम पहले बात करते हैं मोक्ष कारक है केतु। मोक्ष कैसे मिलेगा? जब मैं जन्म मरण से खत्म करूंगा अपने सफर को। वो डिस्कनेक्ट करता है दुनिया से केतु। केतु क्या सिखाता है? स्पिरिचुअलिटी। देखिए अगर आप जनरली हम किसी से पूछें कि आपका पर्पस ऑफ लाइफ क्या है, आप क्यों धरती में आए, तो हर एक के अलग अलग हो सकते हैं। मैं पैसा कमाना चाहता हूँ, ये इंसान की अपनी सोच है, उसकी सोल की सोच नहीं है। मैं कुछ ये अचीवमेंट करना चाहता हूँ। मगर जो बेसिक जो मुझे लगता है, जो आपके कर्मा जिसके लिए आप आए हो, जो टेक्स्ट बोलता है कि आपको इस लाइफ में उस डिवाइन तक पहुंचना है, इसलिए आपको ह्यूमन लाइफ मिली है जी। आपको ह्यूमन लाइफ पैसा कमाने के लिए नहीं मिली है, मटेरियल चीजों के लिए नहीं मिली है। यू नीड टू रीच अप टू दैट स्टेज कि आप डिवाइन तक पहुंच जाओ। जानवर को तो नहीं है प्रोविजन है कि वो मोक्ष मिल जाए जी, क्योंकि वो कर्म ही नहीं करता है। करेक्ट, ठीक है ना। इंसान को है ना, तो केतु कहता है डिस्कनेक्ट करो दुनिया को। आप डिस्कनेक्ट करोगे मटेरियल चीजों से। राहु मटेरियल चीजों की बात कर रहा है, केतु डिस्कनेक्शन की बात कर रहा है। अब जो स्पिरिचुअल लोग हैं, जो साधु है, उसके लिए केतु प्रोमिनेंट है। वो तो वेट कर रहा है केतु की दशा की कि मैं सन्यासी बन जाऊं, क्योंकि मेरा जो क्राउन चक्र है वो केतु है। जब कुंडली जागरण की बात करते हैं, मूलाधार से क्राउन चक्र में जब यहां तक हमारा एनर्जी आएगी, दिस इज केतु। तभी ब्राह्मण यहां बोधि क्यों लगाते हैं? दैट इज अ केतु। तो केतु एक स्पिरिचुअलिटी की बात करता है। केतु बुरा प्लेनेट नहीं है, वो आपको लर्निंग कर रहा है कि दिस इज अ फैक्ट ऑफ लाइफ। ह्यूमन लाइफ को जो आपका गोल है, जो आपकी अचीवमेंट है, वो डिवाइन तक पहुंचना है। और बिना केतु के स्पिरिचुअलिटी में जाना इज वेरी डिफिकल्ट। तो केतु एक बुरा प्लेनेट क्या है? हाँ, मेरी विलिंग क्या है, मुझे क्या चाहिए, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये मेरी चॉइस है कि मुझे राहु की तरफ जाना है, केतु की तरफ जाना है। राहु भी अच्छा है, आपको फेम देगा, आपको ऑब्सेशन देगा, आपको कहीं ना कहीं वो चीजों को अचीव कराएगा जहां वो प्लेस्ड है जी। ये आपको एक इंडिविजुअल की चॉइस है। मगर केतु क्या देगा? आपको डिवाइन एनर्जीज देगा। तो ना राहु खराब है, ना केतु खराब है, ना सैटर्न खराब है। कोई प्लेनेट, देखिए कोई भी प्लेनेट खराब नहीं है, कोई भी प्लेनेट अच्छा नहीं है। इट्स ओनली डिपेंड ऑन द प्लेसमेंट ऑफ द प्लेनेट। जुपिटर आपका खराब बैठ गया, जुपिटर अच्छे रिजल्ट नहीं देगा आपको। मान लीजिए डिग्निटी ऑफ प्लेनेट जुपिटर अच्छा नहीं बैठा हुआ है, उसको मैलेफिक देख रहे हैं, अच्छे नक्षत्र में नहीं है, तो आप कहेंगे जुपिटर आएगा तो ब्लेस करेगा, नहीं देगा जुपिटर आपको कुछ। तो मैंने पीएससी की बात की थी, पोजीशन एस्पेक्ट ऑफ कंजंक्शन शुरुआत में। प्लैनेट की डिग्निटी बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी रिजल्ट को देने के लिए। मगर सैटर्न, राहु, केतु से डरने की जरूरत नहीं है, वो अपना रोल प्ले कर रहे हैं आपके लिए। जो ये इसे हम कहते हैं सिग्निफिकेशन ऑफ द प्लैनेट। आपने शुरू में क्वेश्चन पूछा था 5 साल के बच्चे की वीनस की दशा आ गई, अब लव अफेयर तो होंगे नहीं, मैरिज का सिग्निफिकेटर है, मैरिज भी नहीं होगी, कहां देगा वीनस उसको रिजल्ट? वीनस इज अ प्लान फॉर ब्यूटी। वो सोचा वो उसी चीज में हाथ रखे जो ब्यूटीफुल हो। वो ऐसे कपड़े पहने जो ब्रांडेड हो, कहीं ना कहीं तो सिग्निफिकेशन ऑफ प्लैनेट लगेगा ना, एनर्जी तो फोकस करेगा ना। फिर जो हाउसेस का लॉर्ड है, ये भी डिपेंड करता है कि मेरे को कौन सी दशा किस टाइम पे मिल रही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जी। अगर आप 25 साल की उम्र में वीनस की दशा मिल रही है, अच्छा है। अगर वेल प्लेस वीनस है, आपकी मैरिज हो जाएगी। आपकी जो अचीवमेंट्स हैं इस एज में, यूथ में चाहिए हमारे को, सब कुछ चाहिए,
वो सारे वही इंसान अचीव कर सकता है। केतु की दशा मिल जाएगी आपको मैरिज के बाद ही, मैरिज के टाइम पे, वो आइसोलेशन का प्लेनेट है, वो आपको मान लीजिए 7th हाउस पे केतु बैठा है, क्या होगा, फिजिकली पार्ट रहेंगे दोनों पार्टनर्स। मैक्सिमम आर्मी के जो जॉब करते हैं उनके कपल्स में देखा है मैंने केतु इन 7th हाउस, क्योंकि पार्टनर साथ में नहीं रहते। वो 6 महीने में बार आएंगे, 1 महीने के लिए, 1 साल बाद आएंगे, तो केतु क्या कर रहा है, उनको डिटैच कर रहा है वहां से कहीं। तो फिजिकली भी डिटैच है, इमोशनली भी डिटैच है वो लोग। तो केतु का काम चीजों को काटने का है। होगा केतु कहीं ना कहीं ज्योतिष का कारक भी है, बिना केतु के ज्योतिष भी नहीं हो सकती। ऑकल्ट साइंस है ना, जो देखिए कालपुरुष में जो 8वां घर है स्कॉर्पियो साइन है, उसका कॉल आउट केतु तो है। तो बिना केतु के ज्योतिष भी नहीं आएगी। ओके, केतु का भी अच्छा रोल है, बहुत अच्छा रोल है केतु तो ऑडियंस प्लीज ना इन ग्रहों से ना डरना है, ना खुश होना है कि मेरे पास ये अच्छा ग्रह है। एक चीज और, जैसे लोगों का डिप्रेशन, एंजाइटी हो जाती है, तो कारण क्या है? देखिए अगर डिप्रेशन की बात करें, टेक्स्ट में एक श्लोक है, चंद्रमा मनसो जातक। चंद्रमा मन और मस्तिष्क का मालिक है, ठीक है। मून बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे चार्ट में जी। अगर मून अफ्लिक्टेड है, वो मूड स्विंग्स भी देगा, एग्जाइटी भी देगा, आपको सुसाइडल टेंडेंसी भी दे देगा, जो आप बात कर रही हैं। अगर इसके साथ मरकरी भी खराब हो गया तो बुद्धि भी भ्रष्ट कर देगा। तो ये 2 प्लैनेट हैं, अगर हमारे नेटल चार्ट में प्रॉब्लम है, तो ये प्रॉब्लम जो आप बात कर रही है ये हो सकती है। और आजकल यूथ में है, हम एग्जाइटी देखते हैं, मूड स्विंग्स देखते हैं बहुत ज्यादा। अगर मून वीक है तो कहीं ना कहीं उनको ये प्रॉब्लम हो जाती है। और मून, देखिए नेटल चार्ट में मून बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लगन कुंडली के बाद जब चार्ट देखते हैं तो चंद्र कुंडली से भी चार्ट को देखा जाता है कि मेंटल लेवल पे क्या मेरी रिक्वायरमेंट है लाइफ को लेके। देखिए लगन तो फिजिकल चीजें मेरे को दे रहा है ना, लगन इज अ फिजिकल बॉडी, मेरी इम्यूनिटी, मेरा हेल्थ लगन है, वो लगन फिजिकली चीजें बता रहा है। यानी लगन से 10वां घर बताएगा आप क्या करेंगे, मगर चंद्रमा से 10वां घर बताएगा आप क्या करना चाहते हैं कैरियर में, माइंडसेट। तो अगर मून अगर पॉजिटिव है, अच्छा है, तो आपका 50% चार्ट तो वैसे स्ट्रांग हो गया। देखिए लाइफ में प्रॉब्लम तो आएंगी, दशा बदलेंगी, हर इंसान की ऐसी दशा नहीं मिलेगी कि सारी दशा अच्छे जाए जी। अच्छा टाइम भी आएगा, बुरा टाइम भी आएगा। चंद्रमा जो है वो अगर आपका स्ट्रांग है तो वो इंडिविजुअल उस टाइम स्पैन को निकाल लेगा स्ट्रांगली। तो मूड स्विंग, मेंटल एग्जाइटी हम चंद्रमा से देखते हैं। जब अभी हम साढ़े साथी की बात कर रहे थे, साढ़े साथी फियर है ना कि चंद्रमा से जब भी शनि ऊपर से निकलेगा साढ़े साथी में एग्जाइटी देगा, क्योंकि फ्रेंड्स तो है ही नहीं है। चंद्रमा और शनि में कोई मित्रता तो है नहीं है, बिल्कुल। तो कहीं ना कोई चंद्र को खराब कर देगा। तो इसलिए शनि की साढ़े साथी से घबराया जाता है। मगर मैं वो भी कहता हूं वो एक ट्रांसफॉर्मेशन है, वो एक टीचर है, वो एक आपको सिखाने के लिए शनि देव आए हैं। पहले जमाने में लोग शनि की दशा की वेट करते थे कि 19 साल की दशा आएगी हम कुछ सीख पाएंगे। और पास्ट लाइफ, मैंने कहा पोस्ट मास्टर तो है ही है, पास्ट लाइफ कर्मों का रिजल्ट इस टाइम पे देगा आपको। तो शनि इसलिए बोला अच्छा होना चाहिए, यानी मेरे पास्ट कर्मस अच्छे होंगे तो मेरे ये लाइफ में अच्छा भी कुछ चीजें मिलेगी। तो हम एंड की तरफ चल रहे हैं, तो हमेशा हमारे ऑडियंस को एक संदेश दिया जाता है, तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारी ऑडियंस को? देखिए मैं ये कहूंगा, एस्ट्रोलॉजी एक साइंस है जो ऑब्जर्वेशन की साइंस है, और इसको प्रेडिक्शन मत लीजिए, इसको पॉसिबिलिटीज लीजिए। हमारे कर्मास हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। डेस्टिनी बेस्ड चीजें नहीं होनी चाहिए लाइफ में कि मेरी डेस्टिनी में ये है ये नहीं है। किसी एस्ट्रोलॉजर ने बोल दिया आपके भाग्य में ये है, वो चेंज हो सकता है, क्योंकि फ्री विल हमेशा हमारे साथ चलती है। तो डेस्टिनी एंड फ्री विल वॉक्स टुगेदर। भाग्य में होगा, कर्म नहीं करेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। अगर आप कर्म भी कर रहे हैं और भाग्य में तब भी कुछ नहीं मिलेगा। तो प्लीज आपकी फ्री विल क्या है, एफर्ट करना। डेस्टिनी आपके हाथ में नहीं है, एफर्ट कीजिए। ये सेट शनि की रेमेडी भी है, और मुझे लगता है कि एफर्ट करने वालों को मेरे ख्याल से अपनी लाइफ में सब कुछ मिल जाता है। बिल्कुल। अब ऑडियंस का रहता है कि सर से हमें कनेक्ट करना है, सर से हमें कुछ जानना है, तो आपसे किस तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं? देखिए मेरी वेबसाइट है, मेरे नाम से मेरी वेबसाइट है www.sanjeevghadok.com के नाम से, और नंबर्स हम स्लैश कर देंगे इसके ऊपर, आप उससे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये व्हाट्सअप नंबर है, आप व्हाट्सअप मैसेज कर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल। और थैंक यू सो मच संजीव सर, बहुत अच्छा लगा आपके साथ पॉडकास्ट करके। मुझे तो मजा आया, मुझे लगता है आज मेरी ऑडियंस को भी मजा आया होगा, क्योंकि उन्होंने बड़े डीप में एस्ट्रोलॉजी को समझा है। एस्ट्रोलॉजी को एक तरीके से ऐसा नहीं कि बस मैगी नहीं है जी, एफर्ट्स आपको करने पड़ेंगे, आपको अपने कर्मों में जो करके आए वो मिलना है, उससे डरना नहीं है। जैसे सर ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, आज तक मुझे लगता है कि इतने डीप में जाके आपने लगा कि आज मेरे सामने टीचर बैठे हुए हैं, एस्ट्रोलॉजी को मैं सुनती जाऊं। मुझे तो बहुत मजा आया। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। अब हमारी ऑडियंस, आपके भी दिमाग में बहुत सारे प्रश्न या विचार
चले होंगे, हम जब बात कर रहे थे हो सकता था कि भारती मैम ये क्वेश्चन कर लेती, सर उसका आंसर दे देते। तो प्लीज वेट मत करो, आपके हाथ में फोन है और कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, उसमें आप धड़ल्ले से अपने प्रश्न डालिए, सर की टीम आपको उसका आंसर देगी ही देगी। डेफिनेटली। और बहुत सारे विचार आए हैं कि शायद मुझे इसके बारे में पता चल जाता है, तो उन विचारों को भी प्लीज वेस्ट ना करें, कमेंट करें, उसका भी आंसर आपको मिलेगा। और प्लीज ये पॉडकास्ट जितना ज्यादा हो जाए, हर किसी को ये पॉडकास्ट सुनना चाहिए, तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर दीजिए, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्जेस नहीं लगते हैं। प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं एक नए एपिसोड में, जब तक आप अपने घर में स्वस्थ रहें, मस्त रहें। राधे राधे।